ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले भारतीय बाजारों में फिर ऊपरी लेवल से आने लगा है दबाव। 17,000 के ऊपर अभी भी टिके हुए हैं, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे का कार्यक्रम अभी बाकी है। उसी पर रहेगी नजरें, लेकिन पहले हेडलाइंस। और बाजार में नहीं टिक पाई है तेजी। दिन के ऊपरी स्तरों से निफ्टी करीब 250 पॉइंट तो निफ्टी बैंक 600 अंक फिसला। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और HUL जैसे दिग्गजों ने बनाया दबाव। कमजोर बाजार में भी चमके मेटल शेयर। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 2% उछला। JSPL, टाटा स्टील, नाल्को करीब 2% तक चढ़े। वहीं NBFCs और रियल्टी में दबाव कायम। क्रूड में नरमी के चलते पेंट शेयरों में आई तेजी। एशियन पेंट में 3% से ज्यादा की बढ़त। वहीं इंडिगो और बर्जर पेंट में भी दिखी खरीदारी। $80 के नीचे है ब्रेंट का भाव। रिलायंस जियो के आक्रामक पोस्ट पेड प्लान से दूसरे टेलीकॉम शेयर पर दबाव। 2% ज्यादा गिरा वोडाफोन आइडिया। भारतीय टेल में भी कमजोरी कायम। और अदानी ग्रुप शेयरों में निचले स्तरों से जोरदार रिकवरी। अदानी एंटरप्राइजेज 8% ऊपर, तो अदानी ट्रांसमिशन और ग्रीन में 5% का अपर सर्किट। अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट में भी दिखी खरीदारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हूं हर्षदा, मेरे साथ वीरू। और भारतीय बाजारों में आज देखिए, आज फिर ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली का दबाव बनता हुआ। निफ्टी और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर ताज़ा तस्वीर लेकर आएंगे। दिन का जो हाई था वो 17,211 था। उसकी तुलना में हम अच्छा खासा फिसल चुके हैं। 17,024 तक का लो इसने आज दिन के दौरान दिखाया है। देखना होगा कि कल जैसी स्थिति बनेगी या नहीं, कि जहां पर हमने 17,000 कुछ समय के लिए ब्रीच किया था। निफ्टी बैंक में भी 145 अंकों की गिरावट। 39,231 डे लो था। उससे ज़्यादा दूर नहीं है, हम 265 के आसपास। तो वो निचली रेंज में ही मार्केट इस समय ट्रेड करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है, मेटल्स, कैपिटल गुड्स, चुनिंदा फार्मा कंपनियां, पेंट स्टॉक्स। लेकिन आज बड़ा प्रेशर फिर देखने को मिल रहा है ऑफकोर्स ऑयल एंड गैस स्पेस से। ONGC, रिलायंस जैसे काउंटर्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड FMCG का तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, वहां से भी हमने देखा काफी ज्यादा दबाव बनता दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर कल एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले फिर से दबाव बनता हुआ देखने को मिला है। मेटल्स पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। ब्लूमबर्ग के हवाले से अपडेट आ रहा है, 3 साल के लिए स्टील उत्पादन में कटौती दरअसल चाइना करने वाला है। शायद ये वजह रहेगी कि मेटल्स में और तेजी। तो बेसिकली जो ग्लोबल डिमांड है, जो चाइना फुलफिल कर रहा था, वो भारतीय कंपनियों की तरफ आती हुई दिखाई दे सकती है मांग। इसीलिए शायद वो मेटल स्टॉक्स में तेजी। टाटा स्टील, JSW, JSPL ये टॉप ट्रेड स्क्रीन पर रखेंगे, क्योंकि इस खबर का सीधा सरोकार उधर ही है। अब अनलेस चाइना ऑफ कोर्स ये कहे कि हम ओवरऑल डिमांड में कमी देख रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन कट जो हो रहा है वो पर्यावरण की चिंताओं की वजह से यहाँ पर पर्यावरण उद्देश्य पूरा करने के लिए दरअसल ये प्रोडक्शन कट चाइना कर रहा है, जो एक बड़ा पॉजिटिव ऑफ कोर्स इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए रहेगा। वीरो, ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। 2% ऊपर टाटा स्टील, JSW, JSPL सब में तेजी अब शायद और बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी हर्षदा, आई थिंक मार्केट ने कुछ सेंस भी किया था। हर्षदा, आज काफ़ी सब्सटेंशियल गैप हुआ था निफ्टी मेटल इंडेक्स का। एक करीब इंट्राडे में 5649 का एक इंट्राडे हाई लगा था, वो कोलैप्स हुआ थोड़ा सा वहाँ से, फिर इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी मेटल इंडेक्स। लेकिन एक याद रखिएगा, इस वक्त बाजार काफ़ी लो पर है, डी लो पे ट्रेड कर रहा है। बट हर्षदा, अगर मैं इस वक्त OI समरीज को देखूँ तो यस, आपने एक सही सेक्टर पर स्ट्राइक किया। सारे मेटल्स डे हाई पे ट्रेड करते हुए और निफ्टी मेटल इंडेक्स डे हाई पर हर्षदा। और ये एग्जैक्टली अगर आप देखूँ तो निफ्टी मेटल इंडेक्स एट 5628 जा रहा है टच करने के लिए अपना
20-day exponential moving average. हर्षदा। जी हाँ, ये एक ट्रेंडिंग सेक्टर और सारे वो स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। हमारे जानकारों से इस पर डिटेल में बातचीत भी करेंगे। मेटल्स ने तो अपना रंग थोड़ा बहुत जमा लिया है वीरू, लेकिन इंडेक्स का हाल क्या है? आज फिर डे लो पर ही इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 17,024 तो कुछ ही देर पहले दिखाया। कुछ संजोग है हर्षदा, आप और मैं जब मुलाकात बात करते हैं ना 2 बजे के आसपास, मार्केट से डे लो और वही 17,040 की ट्रैजेक्टरी होती है। लेकिन हर्षदा कल इस वक्त रिलायंस डे पे लो पे था, निफ्टी डे लो पे था, आज बैंक निफ्टी भी डे लो पे है और निफ्टी आईटी भी डे लो पर है। देखिए हर्षदा, मेरी क्लियर कट अप्रोच थी। देखिए मैं कुछ सेंस मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता कुछ इस रेंज में। आपने और मैं सुबह बात कर रहे थे जब मैं, आशीष, नीरज जी और आप, कि भाई एफआईएस के 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। उनकी दूरदर्शिता को शायद मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता। अभी मैंने सुबह क्लियरली कहा था, टिल द टाइम, आई मीन ये परसों भी हुआ, ये कल भी हुआ और इनफैक्ट आज का भी अगर आप देखें, प्राइमरी मेरा फंडा यही था। मैं गैस नहीं करूंगा कि तेजी आ रही कि नहीं आई करेगी। तेजी आएगी तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा, बट तेजी कब आएगी, लेके आइए रेजिस्टेंस करना वो जोन। टिल द टाइम यू एंटर इन दैट जोन 17,251, 17,341, जब तक ये बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इंडल्ज करने की अपने आप को शॉर्ट ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड में। इट्स ए सेल एंड राइज, ब्यूटीफुल शॉट मिले लोगों को, इनफैक्ट कोट भी किया उन्होंने सीएनबीसी आवाज को। और ये जोन जब तक बाइसेक्ट नहीं, कल का फंडा क्या था हर्षदा? कल 17,200 पे कॉल राइटिंग थी, कल 300 पे कॉल राइटिंग थी, वो 600 के, 500 के, 400 के, 300 के कॉल राइटर कल 17,200 पे स्ट्राइक करके गए थे। और एफआईएस की तरफ से कोई पुट शॉट नहीं है कि मैं ये कह पाऊं कि कल का लो होल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और मैंने एक और चीज कही थी कि शॉर्ट कवर करने के लिए आपको जो बेस जोन में दे रहा हूं एज अ ट्रेडर, बहुत से लोगों ने कवर भी कर लिया, 17,080, 17,034 इस जोन में जरूर अपने शॉर्ट्स को कवर करते रहें। ड्यूरिंग द डे अगर हमें 150 पॉइंट मिल रहे तो उससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अगर प्रॉफिट मिल गया है बुक करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जिस प्रकार का अगर आप देखें सेटअप है हर्षदा, रिलायंस की प्राइस परफॉर्मेंस, निफ्टी आईटी डे लो पर, निफ्टी बैंक डे लो पर, मेरे को लगता है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ 16,956 एंड 16,871 ओपन है। एक मैंने यादस्टिक और रखा था हर्षदा कि निफ्टी तेजी कब पकड़ेगा, और सुबह जाके आप देख सकते हैं वो एग्जैक्टली हमने मेंशन किया था मॉर्निंग कॉल में, जब तक 29,200 का जोन बाइसेक्ट नहीं होगा निफ्टी आईटी पे, तब तक ये कोलैप्स कंटिन्यू करेगा। सबसे सब्सटेंशियल शॉर्ट निफ्टी आईटी में खड़े हैं। अगर आप निफ्टी आईटी का इंट्राडे हाई देखिए, एग्जैक्टली 29,180, 29,200 के जोन को बाइसेक्ट नहीं कर पाया। सो इफ यू आर होल्डिंग शॉर्ट दैट्स गुड, लेकिन एक स्टॉप लॉस वाजिब रहेगा 17,090 का, एक छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं। अदरवाइज प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए अगर शॉर्ट किया था तो। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। आपकी स्क्रीन पे डे लो की ट्रैजेक्टरी में है। मॉर्निंग में मैंने क्या लेवल दिया था? देखिए मैं इस वक्त के स्टैट्स नहीं देख रहा हूं, ऑप्शंस के। मैं सिर्फ इतना फोकस कर रहा हूं कि 150 पॉइंट मिल गए, 200 पॉइंट मिल गए, दैट्स इनफ। सुबह चर्चा हुई थी हर्षदा कि अगर ओपनिंग, क्योंकि सब्सटेंशियल थी गैप अप, ओपनिंग 39,720, 853 के ऊपर जाए तो शॉर्ट मत करिएगा। लेकिन द मोमेंट यू विल कोलैप्स बिलो 720, गो शॉर्ट। सेल ऑन राइज बिलो RS1, और जैसे ही कोलैप्स हुआ अब देखिए आप डीलो की ट्रैजेक्टरी में है। और मैंने एक और चीज कही थी कि प्लीज बेस 1 बेस 2 पर एज पर योर पॉकेट और एज पर योर एपेटाइट प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करते चले। याद रखिएगा 39,430 भी आ गया है, और साथ ही साथ निफ्टी पे 39,230 का मैंने जिक्र किया था, लेके आइए 39,230 का। निफ्टी बैंक का एग्जैक्टली लो यही है। तो प्रॉफिट्स अगर मिल गए हैं तो बुक कर लिए। शॉर्ट अगर करना होगा तो हायर लेवल्स पे करेंगे, बट एक रीजनेबल ट्रेडिंग सेंस यही कहती है कि सुबह का शॉर्ट ओपन किया था तो बुक योर शॉर्ट्स और सिट कंफर्टेबली। तो प्रॉफिट बुक कीजिए। प्रॉफिट इन द हैंड इज बेटर देन द बुक्स, जैसे खाबा साहब कहते हैं। मौका मिल रहा है, मुनाफा वसूल लीजिए और फिर देखते हैं यहाँ पर कल की तरफ क्या ट्रेड्स बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में एक्शन की बिल्कुल कमी नहीं है। इंडेक्स भले ही एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा हो, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अब मंदी वाले ट्रेड्स के साथ आएंगे क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का आज नेगेटिव है। HUL ही नहीं, आप नेस्ले देखिए, ब्रिटानिया देखिए, सभी काउंटर्स में दबाव गहराता हुआ। आज FMCG पॉकेट में हमने देखा है खासी वीकनेस है।
1.5 से 2% का नुकसान। अब वहाँ बैंकों में आज इंडसइंड बैंक थोड़ा सा करेक्ट करता हुआ, और भारतीय एयरटेल में आज हम देख रहे हैं दबाव आता हुआ 1% से ज़्यादा का, क्योंकि पोस्ट पेड प्लान्स अब जो रिलायंस जियो के आ गए हैं ज़्यादा मार्केट गार्नर करने के लिए, वो इनफैक्ट इनको एक कड़ा कंपटीशन देगा, तो 1.5% का नुकसान उधर देखने को मिल रहा है। ये लूजर्स हैं। तेजी की तरफ एक बाउंस बैक ट्रेड अदानी एंटरप्राइजेज में 7% का पुल बैक, लेकिन एशियन पेंट आप कह सकते हैं आज का हीरो। कच्चा तेल कंसिस्टेंटली 2-3 ट्रेडिंग सेशन से $80 से नीचे ट्रेड करा, आज तो 78 के आसपास के भाव देखने को मिले थे, उसका फायदा इनके हाथ लग रहा है 3% ऊपर। वहीं जीएमआर एयरपोर्ट 17 मार्च यानी कि परसों बोर्ड बैठक होने वाली है, QIP में फंड रेज करेंगे 5% ऊपर। KPIT टेक्नोलॉजीज में एक अच्छा खासा सौदा बनता हुआ होंडा के साथ दरअसल इन्होंने करार किया है, और उस वजह से हमने देखा है वो 7% तक के गेन्स दिखा रहा है काउंटर। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो क्लियरली अगर आपको लग रहा है कि इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करेंगे, कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाई देंगी, और ऐसी कुछ और अपॉर्चुनिटीज तलाशेंगे हमारे जानकार आपके लिए खास इस आखिरी 1.5 घंटे के ट्रेड में। हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, गौरांग शाह, चंदन तापड़िया को आगे जोड़ेंगे, रुचित जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ हम राय लेंगे नीलेश जैन की भी मार्केट पर। इसके अलावा ऑफ कोर्स हर रोज की तरह आपके लिए लेकर आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग टेकअवेज मार्केट के ओवरऑल ट्रेड से। तो स्टॉक ऑफ द डे में हमारी नजरें रहेंगी कुछ आज खास के मूव्स पर। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, पूरी पीवीसी बिजनेस पर आपने चर्चा देखी होगी कि अगले फिस्कल में 13 से 15% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वो न्यूयॉर्क कंपनी में नीरज डिटेल में चर्चा कर रहे थे क्रिसिल के रिसर्च एनालिस्ट के साथ। फिनोलेक्स का भी एक पर्सपेक्टिव लेंगे, हमारे साथ कंपनी के CEO अजीत वेंकट रमन जुड़ेंगे। इसके अलावा 4 का चौका तो होगा ही, नीलेश जैन देंगे सस्ता ऑप्शन, मानस ले लेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार रुचित जैन के पास जाएंगे। मिड कैप फंडा के लिए कौरांग सर तो तैयार रहते हैं। 2:40-50 पर मिड कैप मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के दिग्गज दिलीप भट्ट, उनसे भी होगी बातचीत, ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा यत्न के साथ। ओके, तो ये अगर देखें शो का क्रम है, आपने अगर देखें हर्षा से समझा अच्छी तरीके से। बीच में एक बात थोड़ा सा, अभी हमने प्रॉफिट्स बुक किया है इंडस्ट्रीज पर, मैंने जो बात की, एक बार लगभग 2:30 बजे के आसपास डेटा देखेंगे निफ्टी का ऑप्शंस का स्टैट्स क्या कह रहा है, अभी नहीं देखेंगे, अभी बुक किया है, अभी नहीं देखेंगे। मानस, गौरांग और प्रकाश का अवसर हमारे साथ मौजूद हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मैं कह ही रहा था सुबह से, अगर आप देखें आपने और सचिन ने इस बार बेचने में, सेल करने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, हर चीज़ अगर आप देखें तहजीब से बेची है आप लोगों ने। अभी कुछ बेच रहे हैं या फिर खरीदने का मन है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए अभी भी ट्रेंड तो डेफिनेटली नेगेटिव लगता है, क्योंकि निफ्टी 17,200 17,300 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लगातार सेलिंग प्रेशर ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, और पैटर्न को देख के लगता है, देखिए अगर 17,000 के लेवल्स ब्रेक हो, अगर आपको याद हो तो मैंने पहले ही मेंशन किया था कि 17,034 पे 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो पूरी रैली हमने देखी थी 14,000 से लेकर 18,800 तक, तो उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है 17,035 या 36 के आसपास। तो क्योंकि वो लेवल्स अगर ब्रीच होते हैं, उसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू होगा, तब तो आपको 16,750 के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे, और अभी तक चार्ट में कोई भी इंडिकेशन ऐसे नहीं है जहां पर कोई रिवर्सल का साइन देखने को मिले। तो मेरा तो समझना है कि अभी भी आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। ट्रेड की बात करें तो इस टाइम के लिए मदरसन सुमी पे बिकवाली करनी है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 2 दिन पहले स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया था। 78 रुपीज के भाव चल रहे हैं। 69.50 आपको स्टॉप लॉस रखना है मदरसन सुमी में, लेकिन नीचे की तरफ 74 तक के टारगेट्स आपको मदरसन सुमी में देखने को मिल सकते हैं, और 78 वाला पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। ₹1.85 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ₹1.20 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं ₹3.25 के टारगेट के लिए। संवर्धना मदरसन पर एक सेल कॉल आता हुआ, आपके पास 2 विकल्प है, सीधे शॉर्ट करें 74 का टारगेट रहेगा, और वरना 78 का पुट भी लेकर चल सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छे खासे चांसेस है पैसा बनने के। तो ये है वो मिड कैप ऑटो एंसिलरी प्ले जहाँ पर एक मंदी का ट्रेड आता हुआ। गावा साहब, शॉर्ट के आइडियाज तो आपने भी अच्छे खासे आइडेंटिफाई किए इस हफ्ते, इस समय क्या कर रहे हैं, तेजी या मंदी? मोमेंटम में स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी, अच्छा मोमेंटम है, शायद ये कंटिन्यू हो सकता है। 237 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 240 का टारगेट है, स्टॉप होगा 235 का। तो यस, ध्यान देना चाहिए पेट्रोनेट एलएनजी।
एलएनजी पे तेजी वाला ट्रेड और कल दोपहर में भी इस पर इनफैक्ट कुछ बाय कॉल्स आए थे जाते जाते। आज देखिए फॉलो थ्रू काफी स्ट्रांग है, 3.5% का इजाफा ये स्टॉक आपको कमा कर दे रहा है। रुचित जैन हमारे साथ है। रुचित, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या है? जी वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा बाय कॉल रहेगा टोरेंट पावर पे। पिछले कुछ दिनों में देखें तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूवमेंट क्या रहा है, ये स्टॉक में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखी गई है और 2 ट्रेडिंग सेशन की सिर्फ कंसोलिडेशन रही, जो टाइम वाइज करेक्शन और फिर से ये स्टॉक ने अपना शॉर्ट टर्म का मोमेंटम जो पॉजिटिव है वो रिज्यूम किया है। सो हमें लगता है कि जब तक इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स 525 के लेवल नहीं ब्रेक होते तब तक ये पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो 525 के स्टॉक लॉस से ये खरीदारी किया जा सकता है ये स्टॉक में 560 तक के लक्ष्य के लिए। ओके, टोरेंट पावर यहाँ पे याद रखिएगा 3 टेक्निकल कॉल्स हमने पिक करी हैं। मानस ने संवर्धन मदरसन शॉर्ट एंड शॉर्ट थ्रूपुट ऑप्शन 78 @ 2। प्रकाश गावासर का है पेट्रोनेट एलएनजी बाय @237 और रुचित जैन ने पिक किया है टोरेंट पावर @538.45 पे। इट्स अ लॉन्ग ट्रेड, 2 लॉन्ग्स 1 शॉर्ट। गौरांग शाह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और पेन है, आई मीन एक्सट्रीम पेन, लेकिन अभी कुछ देर पहले जो हर्षदा ने अगर आप देखें जो महत्वपूर्ण खबर सुनाई, आई मीन चाइना का मेटल्स का प्रोडक्शन कट, आई थिंक एक महत्वपूर्ण बात है। स्पेशली अगर आप देखें चीन का ये स्टील उत्पादन कटौती करने का फैसला भले ही पर्यावरण कारणों से हो, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हो, बट इट्स अ कंप्लीट एडवांटेज फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स। आप मेटल्स को कैसे प्ले करेंगे इस वक्त? मेटल्स इस एंटायर सेल ऑफ में कोलैप्स नहीं हुआ है अब तक। इस खबर पे आपका नजरिया, एक टेक और प्लस आपका कन्विक्शन आइडिया इस वक्त का। धन्यवाद वीरेंद्र, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारी तरफ से। चाइना जो लॉकडाउन परिस्थिति में था, वहां पर जब अनलॉकिंग की खबर आई तो धातु क्षेत्र ने योगदान दिया। और ये पहली बार नहीं है वीरेंद्र जहां पर चाइना को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के, वातावरण को लेकर के, खास करके जो मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चाइना में बसी हुई है, वहां पर पहले भी चाइना के तरफ से प्रोडक्शन कट डाउन हुआ था। जब बड़ी क्षमता वाली कंपनियां थी वहां पर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लाया गया था, पाबंदियां लग गई थी। और जो छोटी कंपनियां थी मेटल्स उत्पादन करने वाली, तो वहां पर पूर्ण तरीके से रोक लगाई गई थी। तब भी हमारे यहाँ पर भारत में स्थापित जो कंपनियां, उनको एक एडवांटेज मिला था। और इस बार भी जब ये बातें सामने आ रही है तो मुझे लग रहा है कि एडवांटेज बिल्कुल हो सकता है, इसका फायदा बिल्कुल मिल सकता है। और कहीं ना कहीं स्थानीय मार्केट में भी अगर आप देखें तो जो निर्माण कार्य सरकार कर रही है, रियल एस्टेट सेक्टर में जो धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है, निजी कंपनियां जो क्षमता विस्तार के लिए सोच रही है और काम कर रही है, इन सभी चीजों का समीकरण करूं तो मेटल्स और सीमेंट मेरे ख्याल से ये 2 क्षेत्र हैं जो काफी सकारात्मक रूप से इनको फायदा मिलेगा और आंकड़ों में भी सुधार होगा। एक कंपनी अगर मुझे पसंद करनी हो इस क्षेत्र में से, क्योंकि ये क्षेत्र चर्चा में है, तो मुझे लग रहा है मैं JSPL को पसंद। वाकई JSPL। और इनफैक्ट पता है गौरव सर, मैं अभी अपने डायरेक्टर साहब से कह ही रहा था कि मैं आई थिंक जब एक्सपोर्ट एडवांटेज लेने की बात आती है, मेरे जहन में जब भी कोई स्टॉक आता है पहला इट्स JSPL। और मैं टेक्निकली एक बात कह सकता हूँ कि स्टिल दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर इन द एंटायर मेटल स्पेस। मानस, मैं देख पाया था इस चार्ट को और 1 फरवरी से लेकर अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री है उसको अच्छी तरीके से बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक हाइड करने की अच्छी जगह भी है, प्लस एक लॉन्ग ट्रेड पिक करने की अच्छी जगह है क्या? आपका टेक ऑन JSPL। अगर आप इन्वेस्टर हैं और थोड़े लंबे समय के लिए एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हैं, तब तो आप जिंदल स्टील में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला जो 6 से 8 महीना होगा वो जिंदल स्टील के लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। शायद हमें 650 या 675 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए। लेकिन हम बिल्कुल ट्रेडर के तौर पे आने वाले 1 से 2 दिनों का अगर कोई ट्रेड ले रहा है, तब तो मैं वेट करूंगा ब्रेकआउट का। अगर 593 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, उससे पहले आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए केवल ट्रेडर के तौर पे। लेकिन इन्वेस्टर के तौर पे तो डेफिनेटली कभी भी इस लेवल पे और शायद थोड़ी गिरावट देखने को मिले तो 500 रुपए की स्टॉप लॉस से बिल्कुल स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ट्रेड आप कह रहे हैं। कावा साहब, टाटा स्टील, JSW, इसमें से कुछ पसंद है आपको?
यस, जिंदल स्टील मुझे पसंद है। इनफैक्ट टाटा जिंदल स्टील मैं कहूंगा यहाँ पर अपमूव है, बहुत बढ़िया बेस बना है 568 567 जोन पर 600 देखेंगे बिल्कुल। मुझे लगता है जिंदल स्टील पसंद है। और टाटा स्टील की बात करें तो मुझे लगता है टाटा स्टील का जो चार्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर भी तेजी बन सके, ट्रेड होना चाहिए यहाँ लॉन्ग साइड 108 का स्टॉप लगाइए, सिर्फ 70 पैसे का। ऑन द अपसाइड टारगेट 113 के, तो दिस लॉट रेशियो भी फेवर में। टाटा स्टील यस खरीदना चाहिए। स्टील भी एक बाय कॉल और जेएसपीएल ऑफ कोर्स एक प्रेफर्ड ट्रेड है, जो वीरू भी मेंशन कर रहे थे कि यहाँ पर साइजेबल मूव्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक बार व्यू दीजिएगा आप रुचित प्लीज। जीएमआर एयरपोर्ट पर स्टॉक में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला। बात करते करते 5-5.5% ऊपर, 15% का ओआई एडिशन। ऑफ कोर्स क्यूआईपी के जरिए कंपनी फंड रेज करना चाहती है, बोर्ड बैठक एट द एंड ऑफ द वीक है। लेकिन आज का ये मूव क्या संकेत दे रहा है, और किसी ने अगर ये स्टॉक लिया है सुबह में, उनके लिए क्या सलाह होगी? आज का मूव काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के लिए, क्योंकि आप सभी सेगमेंट्स में देखेंगे। एक तो डेरिवेटिव सेगमेंट में भी जैसे आपने कहा कि लॉन्ग फॉर्मेशंस है, कैश सेगमेंट में आज जो वॉल्यूम्स हुए ये प्राइस अप मूव के, ये ब्रेकआउट में, वो जो डेली एवरेज वॉल्यूम होता है आई थिंक उसके 5 या 6 गुना के वॉल्यूम्स ऑलरेडी हम ये स्टॉक में ये कैश सेगमेंट में देख चुके हैं। यूजुअली जब ऐसे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट्स इतने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बनते हैं तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहता है। वो हम आज के सेशन में देख ही रहे, बट आई थिंक आगे चल के ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। और जो मिनिमम टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट करने चाहिए वो दिसंबर के हाईज जो 44-45 की रेंज में थे। सो यहाँ से और अप मूव कंटिन्यू होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में। 44 से 45 की रेंज स्टॉक का आ सकता है। तो अगर किसी ने आज लिया हो नीचे के लेवल्स पे, तो आइडियली ये स्टॉक को 44 के टारगेट्स के लिए एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए। ओके, टारगेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी। गौरांग साहब, आपकी क्या एनालिसिस है जीएमआर एयरपोर्ट्स पर एट द मोमेंट? वास्तविकता में व्यू है नहीं हर्षदा, और ये जो खबरें उसको लेकर के हरकत में आया। अगर मैं इतिहास देखूं इस कंपनी का, तो बुनियादी तौर पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी कारण बन रहे हैं कि यहाँ पर आपको निवेश करना। अगर आप कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो बात अलग है, लेकिन निवेश लायक हमें नहीं लग रहा है। मैं एक्चुअली यही आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या कोई निवेश लायक सिचुएशन है, क्योंकि ऑफ कोर्स एयरपोर्ट बिजनेस है, लेकिन इनको काफी तगड़ा कंपटीशन अदानी वैसे भी दे रहा है एयरपोर्ट बिजनेस के लिए। अब ये देखते हैं फंड रेज करने के बाद उस फंड को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कितना डेट रिडक्शन होगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा दरअसल जीएमआर के लिए। तो ये 8% ऊपर इस समय ट्रेड में आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक का। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फिर सुमित भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे आज का जो ट्रेंडिंग काउंटर्स है, स्टॉक ऑफ द डे, एशियन पेंट, KPIT, इन सब पर बात होगी। लेकिन फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, आपको याद होगा इसी हफ्ते हम आपको खबर दे रहे थे कि पुणे में दरअसल एक नई यूनिट कमर्शियल कर दी है। पीवीसी फिटिंग्स की यूनिट है, सालाना क्षमता करीब 12,000 मीट्रिक टन की है। हमारे साथ इसी पर और डिटेल शेयर करने के लिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के CEO अजीत वेंकट रमन जुड़ गए हैं। मिस्टर वेंकट रमन, शुक्रिया CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए। ऑफ कोर्स 12,000 मीट्रिक टन की क्षमता है, लेकिन जब आप किक ऑफ कर रहे हैं प्रोडक्शन, कितनी कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं एंड कितना इन्वेस्टमेंट गया है इस नई यूनिट में? ये हमारा दो एरियाज में बिजनेस करते हैं, एग्री और प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन। और हमारा स्ट्रेंथ एग्री फिटिंग्स, एग्री बिजनेस में है, और हम प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन बिजनेस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और इसीलिए हम फिटिंग्स का नया फैक्ट्री लगाए हैं। ये अब 12,000 मेट्रिक टन जो आपने बताया, वो अब लगभग 25% का एडिशनल कैपेसिटी हमें लाता है। और ये एरिया हमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेगमेंट 15 से 20% ग्रो होने का उम्मीद है अगले 5 सालों में। और इस फैक्ट्री के लिए हमने 100 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, आप कह रहे 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। कुछ देर पहले हम क्रिसिल से बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा है कि पीवीसी पाइप मेकर्स लगभग 13 to 15% अगले फिस्कल यानी कि FY24 में वॉल्यूम्स दिखा पाएंगे ओवरऑल। हाँ, तो क्या आप हमें बता पाएंगे कि इस समय डिमांड की सिचुएशन क्या है एंड इज क्रिसिल एब्सोल्युटली बैंग ऑन? क्या ये आपकी भी एक्सपेक्टेशन है? 15% CAGR तो पिछले 5 सालों में रहे हैं पाइप्स एंड फिटिंग्स सेगमेंट में।
और क्वार्टर 3 जो था सब पाइप्स एंड फिटिंग मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि पेंट अप डिमांड को मीट करने के लिए काफी इंप्रूवमेंट आया था। और Q3 हमारे लिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के लिए वाज द बिगेस्ट Q3 इन हिस्ट्री। तो उसके बाद Q4 में थोड़ा ल्यूकवार्म है डिमांड, क्योंकि काफी उतना ग्रोथ जितना हम Q3 में देखे थे वो होने का संभावना कम है। लेकिन Q4 और Q1 हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स होते हैं, पर जितना ग्रोथ हमें Q3 में मिली थी उतना ग्रोथ Q4 में मिलना मुश्किल है। ओके इसमें कोई नहीं, वाकई अगर आप देखें आपका Q3 बहुत स्ट्रॉन्ग था और Q4 में शायद वो चीज़ एक बार फिर से रिपीट ना हो पाए। सर एक और चीज़ है, अगर आप देखें पिछले कुछ समय में इनफैक्ट मैं PVC प्राइसेस की अगर आप डायरेक्शन को देखूँ, इतनी टर्बुलेंस रही है कि पूछिए मत। अभी एग्जैक्टली डीलर्स डिमांड किया है जब और प्राइसिंग आगे जाकर आपको कैसी लग रही है, और अगले मतलब जैसे कि आपने कहा कि यू कैन नॉट आई मीन मतलब आप दोहरा नहीं पाएंगे शायद जो आपने एग्जैक्टली Q3 में करा, लेकिन फिर भी इस वक्त डीलर्स डिमांड कैसी है और जो PVC प्राइसेस हैं वो किस डायरेक्शन में आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर पिछले 10 सालों की ट्रेंड देखेंगे तो पिछले 8 साल तक काफी स्टेबल थी PVC प्राइसेस। लास्ट 2 साल अगर देखेंगे तो FY22 में प्राइसेस काफी बढ़े थे और रिकॉर्ड लेवल्स $1,700 पर मेट्रिक टन तक पहुंच गई थी। पिछले साल हमने देखा कि पूरा इट वाज अ डाउनवर्ड ट्रेंड और लगभग $900 पर मेट्रिक टन तक आ गई थी, और नवंबर दिसंबर टाइम फ्रेम में वो स्टेबलाइज हो गई थी। और उसी टाइम फ्रेम में हमने देखा था कि डिमांड भी पिकअप हुआ। मार्केट ऐसा होता है कि रिटेलर्स जब प्राइस गिरती है तब स्टॉक एक्यूमुलेट नहीं कर, इन्वेंट्री नहीं रखते। जब प्राइस बढ़ने चालू होते हैं तब इन्वेंट्री एक्यूमुलेट करना चालू करते हैं, क्योंकि प्राइसिंग बहुत एफिशिएंट है। जब भी PVC प्राइसेस गिरती है या ऊपर उठती है मार्केट को वो प्राइस पास ऑन कर दिया जाता है। अभी लास्ट फ्यू मंथ्स अगर देखेंगे तो PVC प्राइसेस काफी स्टेबल थी, पर पिछले 1-2 हफ्ते में हमने देखा है कि PVC प्राइसेस और गिरने लगे हैं। काफी फैक्टर्स है। चाइना मार्केट अभी तक जो उम्मीद थी जो ग्रो होगी अब तक दिखाई नहीं दिया है, और US मार्केट और यूरोपियन मार्केट में भी हाउसिंग मार्केट हैज बीन डाउन। सो PVC का ऑलमोस्ट 45-50% ऑफ डिमांड हाउसिंग मार्केट से ही आती है, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसलिए हम देख पा रहे हैं कि काफी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मार्केट में सप्लाई है। इसलिए आज पिछले 2-3 हफ्ते से प्राइसिंग में अभी इंस्टेबिलिटी आना शुरू हुई है। अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, पर जब तक प्राइस ज्यादा नहीं होगी तब डिमांड भी थोड़ा टर्बुलेंस होगी उसमें। ओके अच्छा सर, क्योंकि इसमें कोई राय नहीं कि हाउसिंग से अगर आप देखें जो डिमांड रही है एग्जैक्टली आप उसी को फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट काफ़ी हायर लेवल्स पे हैं और इसमें कोई राय नहीं कि आई थिंक डिमांड पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बताइए, आपने ये एक्सपेंशन किया 100 करोड़ रुपए, अगर आप देखें इस एक्सपेंशन में आपने जो खर्च करे, अब डिमांड एनवायरनमेंट को देखते हुए, क्योंकि मैं आपकी बुक में देख रहा हूँ लगभग सर मैं अगर सही हूँ तो शायद 1300 करोड़ रुपए का कैश है आपकी बुक में इस वक्त। जी हाँ। आप इसे कैपेसिटी एक्सपेंशन में यूटिलाइज करेंगे या फिर डिमांड सिनेरियो अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है तो आप इसको इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने में इस्तेमाल करेंगे? देखिए, एक्सपेंशन के लिए हम ऑप्शंस देख रहे हैं। अगर एक्सपेंशन के लिए हम जाएंगे तो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो इंटरनल अक्रूवल से ही हम लेंगे, और बाकी जो बच गया हम उसे शेयर होल्डर्स को वापस कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकाल कर तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और ऑफ कोर्स कुछ देर पहले जैसे क्रिसिल की रिपोर्ट भी कह रही थी कि वॉल्यूम ग्रोथ 13 से 15% रहेगी। अब इस पूरे स्पेस में फिनोलेक्स के साथ एस्ट्रल, प्रिंस पाइप, कई सारी कंपनियां हैं। गौरांग साहब, अगर आपने कोई दाव लगाना हो इस PVC स्पेस में जहां पर मैनेजमेंट ने खुद कहा स्ट्रॉन्ग डिमांड है इंफ्रा साइड से और ऑफ कोर्स अपना ये हाउसिंग सेक्टर से, आपका टॉपिक क्या रहेगा? तो हर्षिता 3 कंपनियों पर कवरेज है। अभी जिस मैनेजमेंट से आप बात कर रहे थे फिनोलेक्स, उसके पर कवरेज है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स है,
और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, बुनियादी तर्क के आधार पर ये तीनों पर हमारी खरीदारी की राय है। तो तीनों में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दरअसल तेजी की इस समय देखने को मिल रही है। तीनों का पैक दिखाएंगे। फिनोलेक्स तो आज 1.5% ऊपर है, लेकिन प्रिंस और एस्ट्रल में क्या हो रहा है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये आपके सामने प्रिंस और सुप्रीम थोड़े से नर्म है, और एस्ट्रल में हम बात वैसे भी कर रहे थे कि एक्सपोनेंस हुआ है, इसीलिए आपको उन लेवल्स पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आज फोकस एशियन पेंट पर, और एशियन पेंट के साथ कुछ और स्टॉक्स हैं जो आज रेडार पर आए हैं, जो स्टॉक ऑफ द डे का खिताब अपने नाम कर रहे हैं। शुरुआत एशियन पेंट के साथ होगी क्योंकि ये हैवी वेट है। आखिरकार तेजी आ ही गई। सुमित, कच्चे तेल का इम्पैक्ट कह सकते हैं आप, एक तरफ से ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स, दूसरी तरफ से क्रूड की कीमतों में गिरावट, मल्टीपल ट्रिगर्स, शेयर ऑलरेडी काफ़ी करेक्टेड भी था, तो इसीलिए मल्टीपल टेलविंड्स काम कर रहे हैं इसके लिए, और आज एक अच्छी तेजी में रहा। 4%, 3%, 4% के आसपास का मूव शुरुआती कारोबार में देखने को मिला। क्रूड जो कि $78 से टूट के $72 आ चुका है पिछले एक हफ्ते के दौरान। इनकी इनपुट कॉस्ट, या सभी पेंट कंपनियों की इनपुट कॉस्ट का करीब 55 से 60% के आसपास का हिस्सा कंपोज करता है, तो वो एक इमीडिएट ट्रिगर के तौर पर आप देख सकते हैं, जो कि आमतौर पर सेंटिमेंटल इंपैक्ट दिखाता है। दूसरी तरफ एक मैक्वेरी की रिपोर्ट भी आई है, और उन्होंने भी इसमें ₹3600 के टारगेट्स दिए हैं, और उनका भी ये उन्होंने भी मेंशन किया कि जो ग्रासिम की कैपेसिटी एडिशन की बातचीत थी, जिसके दम पर ये शेयर काफ़ी प्रेशर में दिखा रहा था, उसका शायद बहुत इंपैक्ट ना होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ग्रासिम का नेटवर्क और एशियन पेंट का पुराना नेटवर्क, मार्केट शेयर डोमिनेंस, प्राइसिंग पावर, वो इनको एक एज देगी ग्रासिम के सामने, शायद इसीलिए ज़्यादा बेटर पोजीशन या ज़्यादा बेटर प्लेस दिखाई पड़ रहे हैं। नए सेगमेंट में जो कंपनी विस्तार कर रही है, यानी कि जो होम फर्निशिंग स्पेस के अंदर विस्तार है, वो भी कंपनी के मार्जिन को सपोर्ट दे रहा है, और उसके दम पर भी शायद गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन की बेटर होते हुए दिखाई पड़े, इसलिए आउट परफॉर्म रेटिंग और ₹3600 के टारगेट्स। ये हाल की रिपोर्ट है, और इमीडिएट ट्रिगर के तौर पे आपके लिए शायद पेंट का या क्रूड की जो दाम में गिरावट है उसका इंपैक्ट भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, एशियन पेंट्स आपकी स्क्रीन पे आप देखें तो बिगेस्ट एडवांटेज आज अगर आप इस क्रूड के अगर आप देखें रिप्लेसमेंट का कैरी करता हुआ, और मैं इस पे और इनफैक्ट हर्षदा भी और अनुज भी काफ़ी समय से बात करते आए हुए हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें एक बार इसका टेक चेक ले लेते हैं। काफ़ी बात करते आए हुए हैं कि एशियन पेंट्स, याद रखिएगा जब बाजार स्ट्रॉन्ग भी था, कोलैप्स कर रहा था उस वक्त, लेकिन पिछले अगर आप एक महीने को देखें, जब फरवरी में हम कोलैप्स हो रहे हैं, एशियन पेंट्स विद द पॉजिटिव बायस ट्रेड कर रहा है, और पिछले लगभग 1 2 3 4 5 6 7 सेशंस में ये इसका 4th स्ट्राइक है टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और याद रखिएगा ये कब हो रहा है, ये 14 दिसंबर के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है कि एशियन पेंट्स ने इतना मल्टीपल टाइम स्ट्राइक किया है आपके 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को। मानस से एक रीडिंग देते हैं। मानस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ ले लें और कल ये अगर आप देखें ₹100 आपको दे देगा, बट वैल्यू बायर के लिए एशियन पेंट्स को पिक करना इस लेवल पे कितना अच्छा है। मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पे इसलिए भी पूछ रहा हूँ, आप हिस्टोरिकली जाइए मानस, और ये दर्शकों से गुजारिश है, जाइए और एशियन पेंट्स को वीकली चार्ट्स पे कन्वर्ट करिए, और वीकली पे 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ कर दीजिए। मतलब आप समझ लीजिएगा कि लगभग 10 में से 9 टाइम अगर आप 100 वेमा पे इसको पिक कर लें, पैसा बना है, बना है, बना है। मानस, मेरी रीडिंग पर आपका टेक क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए 100 वीक जो मूविंग एवरेज है, मेरे ख्याल से पिछले साल अप्रैल या जून जुलाई के आसपास तक इसने हमेशा 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर के ट्रेड दिखाए हैं, वहां पर सपोर्ट लिया और एक बाउंस बैक दिया है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो वो 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप 27 जनवरी से लेकर अभी तक के पैटर्न्स को देखें तो 3 बॉटम बने और तीनों हायर बॉटम बने हैं। तो उस लिहाज से कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, इसलिए आपको कंफर्मेशन का इंतजार करना है। अगर 2900 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करेंगे। अगर 100 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगा, उसको रीगेन कर लेगा, तब खरीदारी करेंगे, लेकिन उससे पहले खरीदारी करने की राय नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2700 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं स्टॉक। तो ये बात हुई एशियन पेंट की। स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को। फाइनली इसमें एक्शन तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और स्टॉक जो इनफैक्ट सुमित के रेडार पर है वो है KPIT। कल ही हम बात कर रहे थे कि ये IT कंपनियों की हालत थोड़ी सी पतली होती दिखाई दे रही है, लेकिन आज बहुत बड़ा मूव स्टॉक में 7%। ऐसा क्या हुआ?
देखिए आज सुबह एक बढ़िया इन्होंने टाई अप किया, वो टाई अप इनके लिए शायद गेम चेंजर के तौर पे कामकाज कर रहा है, जिसके दम पर 7% का उछाल है। दरअसल इन्होंने टाई अप किया है होंडा मोटर्स के साथ और ये टाई अप है सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी को लेकर। ये टाई अप का इम्पैक्ट है क्योंकि ये जो करार है ये करार 2030 के लिए यानी अगले 7 सालों के लिए करार किया गया है और मार्केट ने उसको एक थम्स अप दिया है। ये करार पहले ये रेनो के साथ भी कर चुके हैं और अब होंडा के साथ होता हुआ दिखाई पड़ा है। एसडीएम होता क्या है? दरअसल पहले के ज़माने में जो गाड़ियाँ रहती थी वो हार्डवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे चलती थी और अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं जिसमें एमजी मोटर्स या फिर बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनमें लाइव सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते रहते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू वो नेटवर्क पे भी डील करते हैं और साथ साथ अपलोड करते रहते हैं इंफॉर्मेशन को टाइम बेसिस पर। इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए केपीआईटी ने टाइप किया है होंडा के साथ और ये रेनो के साथ भी करार कर चुके हैं। तो एक बड़ा जिस तरह टेक्निकल ड्रिवन या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कार्स जो नई आ रही हैं उन कार्स के लिए एक अच्छा गेम चेंजर है और उसमें केपीआईटी की तरफ से सपोर्ट आ रहा है। तो ये एक बाजार ने थम्स अप दिया और दूसरी तरफ हाल फिलहाल में काफ़ी गिरावट भी आई हुई थी आईटी में, तो उसका भी एक सपोर्ट मिल गया और उसके दम पे एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो केपीआईटी इस करार के मद्देनजर जो अगले 7 सालों के लिए किया गया एक अच्छे रेवेन्यू विजिबिलिटी के मद्देनजर स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी के लिए ये करार होंडा मोटर्स के साथ होता हुआ और इसीलिए स्टॉक भाग रहा है। गौरांग, बेसिकली केपीआईटी का एक डीप डोमेन एक्सपर्टीज है ऑटोनोमस ड्राइविंग में, आपका व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये जो इंफोटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स गाड़ियों में आजकल काफ़ी आधुनिक आते हैं, लेकिन आपको कोई इंसाइट है कि रेनो के साथ जो करार हुआ था वो कितना फायदेमंद रहा? अब होंडा को भी ऑन बोर्ड लेकर आ रहे हैं, तो ये कितना लार्ज रेवेन्यू चर्नर रह सकता है ऑटोमेशन का बिजनेस, मोबिलिटी का बिजनेस लार्जली? तो अर्शिदा, रेनो के साथ जो हुआ था उसके ऊपर तो बारीकियां जो है मुझे पता नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर के आधार पर केपीआईटी टेक और इसी क्षेत्र से कामकाज करती हुई कंपनी टाटा एलेक्साई, ये दोनों पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। और जो इंफोटेनमेंट की आप बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से जो ऑटो एक्सपो हुआ था दिल्ली में जनवरी के आसपास, वहां पर भी अगर आप कंपनियों ने की है, खास करके 4 व्हीलर्स और बाकी अन्य वेरिएंट्स उतारने की, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है इंफोटेनमेंट एक्सेट्रा। तो हमें लग रहा है कि, और हमारा लक्ष्य जो केपीआईटी टेक पर है वो करीबन 940 से लेकर के 980 तक का है और टाटा एलेक्साई पर मेरे ख्याल से करीबन 7,500 से 8,000 तक का लक्ष्य हमारा। ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग यहाँ पर डेवलपमेंट्स इन कंपनियों की तरफ से आती हुई, लेकिन कल का जो बड़ा एक्सीडेंट था वो था कोफोर्ज, और कोफोर्ज की तरफ से बयान आ रहा है कि एक्सपोजर, खासतौर से जो यूएस रीजनल बैंकिंग क्लाइंट्स का एक्सपोजर है वो बहुत ही कम है। करंट मार्केट इवेंट्स, स्पेशली जो सिलिकॉन वैली बैंक फेल हुआ है, दूसरे छोटे छोटे बैंकों को लेकर जो दिक्कत उभर कर आई है, उसका इस कंपनी के परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ेगा। ये कंसिस्टेंट है अपने परफॉर्मेंस आउटलुक को लेकर। तो ये फिलहाल थोड़ा देर से ही सही, लेकिन बयान जो आया है, अब क्या वो स्टॉक में कुछ नई जान डाल सकता है? गावा साहब, कोफोर्ज कल तो काफी टूटा, आज थोड़ी संभलने की कोशिश में कंपनी आश्वासन देने की कोशिश कर रही है कि जो करंट मैक्रो एनवायरनमेंट है उसका कंपनी के बिजनेस पर इम्पैक्ट नहीं रहेगा। मैं कहूंगा कि अब भी कन्विक्शन नहीं है बाय करने के लिए। अगर आज का लो ब्रीच हो जाता है तो क्या एक फ्रेश गिरावट आ सकती है, लेकिन खरीदने का मौका कब है? जब तक ये 4,000 पार नहीं करता, 4,100, तब तक मेरे ख्याल से एक रिएक्शन ही रहेगा। काफी गिरावट हुई है, तो अगर थम जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें कन्विक्शन बाय आने के लिए शायद 1 या 2 दिन और थोड़ा लेट सही, लेकिन कन्विक्शन आएगा तब। या फिर फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ रहेगा जब भी क्रॉस चलेगा 3960, फिर देखेंगे। तब तक तो आई डाउट दिस अपनी। तो ठीक है, 2 लेवल्स ध्यान में रखने हैं। पहला तो 3960, तब सोचना शुरू कर सकते हैं कि शायद रिवर्सल आ रहा है, लेकिन रिवर्सल का कॉन्फर्मेशन तभी आएगा जब ये 4,000 4,100 के पार जाएगा। तब तक ये अभी भी वीकर ट्रैजेक्टरी में है। बहुत ही माइल्ड अपटिक देखने को मिला है स्टॉक में इस बयान के बाद। चलिए, नीलेश जैन हमारे साथ अब जुड़ गए। नीलेश, आफ्टरनून, कई स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे थे, आपने कुछ नया आइडेंटिफाई किया है इस समय ट्रेड के लिए?
वेरी गुड आफ्टरनून जी अर्शिता जी। बिल्कुल देखिए, ट्रेंड थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक भी हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। और अगर हम स्टॉक की बात करें तो जुबिलेंट फुटवर्क एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बने हैं। एक शॉर्ट साइड में बिल्डअप भी होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली चार्ट को देख के ये लग रहा है कि गिरावट यहाँ पे थोड़ी सी और गहरा सकती है निचले स्तरों पर। 425 से लेके 420 तक के लेवल फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। 434 के आसपास फ्यूचर्स अभी ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा आज के दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा, जो होगा 441 के आसपास। और निचले स्तरों पर 425 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 420 का। ओके, मार्केट्स अगर आप देखें करीब करीब अच्छा 17। नीलेश जी, आपका स्टॉक नहीं सुन पाया मैं, प्लीज बताएंगे एक बार फिर से। जुबिलेंट फुटवर्क ये पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे बिकवाली की सलाह होगी। 425 और 420 तक के टारगेट के लिए फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। एंड स्टॉप लॉस रखना होगा 441 के आसपास का। भाई साहब गज़े वगैरह देखें, तहजीब से सेलिंग हो रही है जुबिलेंट फूड्स में। 431 एट डे लो, यस, इस दौर की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री इंटरडे बेसिस पे, याद रखिएगा। अच्छा, ये जुबिलेंट का स्टॉक हो गया। अभी कार्यक्रम की शुरुआत में ही रुचित ने कॉल दी थी टोरेंट पावर, जरा प्लीज़ एक बार इस स्टॉक को लेके आइए। देखिए, आज इस कोलैप्सिंग मार्केट में भी एक स्पेस जो है ना, पावर स्पेस, ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेस है। डे हाई पर है टोरेंट पावर। जरा एक बार प्लेसमेंट लेके आप आइए पावर ग्रिड की। मैं देख रहा था, देखिए अगर आप ओआईएस को देखिए ना आज सेक्टर के, तो टॉप सेक्टोरियल ओआई गेनर है इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर। 5.3% बिल्डअप है एंटायर स्पेस में, पावर स्पेस में। आईएक्स जो कि स्ट्रॉन्ग है सुबह से ही और बेस से बाहर निकल रहा है, 11.7% एडिशन। पावर ग्रिड में 8.6, टोरेंट पावर में 3.2, टाटा पावर में लगभग 0.7, एनटीपीसी में 2.5, 8.6 इन पावर ग्रिड। माना नहीं, ये प्रश्न पूछ गया प्रकाश सर से। प्रकाश सर, पावर ग्रिड लगभग आप समझ लीजिएगा कि ये कई महीनों की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट कर रहा है। 6 मई लास्ट ईयर, 23 सितंबर लास्ट ईयर और 3 नवंबर लास्ट ईयर, ये 3 हाई से स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। मैं आपको एक डेटा और देता हूँ। पावर ग्रिड की 230, 232, 237.50 और इवन 242 तक की कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट है और 220 की पुट ऑप्शन में 133 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं आज। सर, पावर ग्रिड पे आपका टेक 229.20, कितना मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इसमें? देखिए, पावर ग्रिड का बाय सिग्नल जनरेट हुआ करीब 7 दिन पहले। बाय मोड पर तब से है, ऑल डिप्स बायेबल है। आप ट्रेड कर रहे हैं 229 के आसपास, लेना चाहिए। स्टॉप होगा 226। क्या ये 240 तक जा सकता है? यस, जा सकता है, लेकिन उससे टाइम लगेगा। कभी कभी ये स्लो चलता है, अप मूव मिलते हैं, साइडवेज मूव मिलता है, लेकिन बायस अपसाइड है। अगर कोई डिलीवरी में खेले ना इसमें, तो मुनाफा तो मिलना है, सिर्फ पेशेंस की जरूरत है। पावर ग्रिड बाय मोड पर है और आज एक फ्रेश बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ है पावर ग्रिड। काउंटर्स में एक तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ये पावर ग्रिड हो, पीएफसी हो, एनटीपीसी हो, टोरेंट पावर, सब में तेजी। लेकिन अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और फार्मा कंपनियों की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर एक्शन क्या है और ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर जो धीमापन है उसके ट्रिगर्स क्या है, क्या चल रहा है फार्मा सेक्टर में। हाजिर है हमारे साथ यतिन, बताइए क्या चल रहा है। फार्मा कंपनीज जैसे कि हर्षदा हम देख रहे हैं, नए नए 52 वीक लोज पे हैं, चाहे वो सिप्ला हो, औरोबिंदो फार्मा हो, लॉरस लेबोरेटरीज हो, दिवीज लैब्स हो। अक्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हो या छोटी छोटी फार्मा कंपनीज हो, यहाँ आपको नए मल्टी ईयर लोज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो यूएस मार्केट्स हैं, यहाँ अप्रूवल्स कम आ रहे हैं, देरी से आ रहे हैं, प्राइसिंग यूएस मार्केट्स में कमज़ोर हो रही है। और अब जो जनवरी 2023 का एक्सपोर्ट डेटा आया है, जो मॉर्गन स्टैनले ने कंपाइल किया है, उसके हिसाब से फर्दर स्लो डाउन आपको दिखाई पड़ रहा है। 2023 में शुरुआती ट्रेंड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो फार्मा कंपनीज़ हैं, इनका मंथ ऑन मंथ सेल्स बहुत ही ख़राब है। 3 मंथ बेसिस पे भी अगर आप इस डेटा को कंपेयर कर लें तो यहाँ भी आपको डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, खास करके सन फार्मा में, क्योंकि पिछले दिनों इनके हलोल प्लांट में यूएस एफडीए ने इंपोर्ट अलर्ट जारी किया था और ये इंपोर्ट अलर्ट के बाद आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सेल्स में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता हुआ नज़र पड़ रहा है। आंकड़ों पर नज़र कर लेते क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। सन फार्मा अगर हम जनवरी की सेल्स देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लगभग 26% का डिक्लाइन है और 3 मंथ बेसिस पे भी आपको डबल डिजिट फॉल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप लुपिन की बात करें, सिप्ला की बात करें,
तो यहाँ भी 15 से 30% के आसपास की गिरावट आपको दिखेगी सेल्स में होती हुई। ये सिर्फ यूएस मार्केट का डेटा है। ऑब्वियसली सिप्ला की बात करें तो इनका एक अफ्रीका में एक मेजर पोर्टफोलियो है, डोमेस्टिक मार्केट में मेजर पोर्टफोलियो है, तो कंसोल रिजल्ट्स में आपको शायद ये दिखे नहीं, लेकिन हाँ मार्जिन को जरूर इम्पैक्ट करता है क्योंकि यूएस बिजनेस जो है हाई मार्जिन बिजनेस होता है। जाइडस कैडिला की बात करें, ऑरोबिंदो की बात करें, बायोकॉन की बात करें, जो इनका जो जेनेरिक्स बिजनेस है, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 20 से 25% की गिरावट है। तो कोई ऐसी फार्मा कंपनी नहीं है बड़ी या छोटी जहाँ आपको यूएस मार्केट में प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। पार्टली ये प्राइसिंग के रिलेटेड भी है, लेकिन डिमांड और शिपमेंट क्वांटिटीज भी आपको गिरती हुई नजर पड़ रही है। तो दिक्कत वाली बात है ही, क्योंकि जतिन ने काफ़ी ठीक से पॉइंट आउट किया कि यूएस एक बड़ा क्लाइंट है, मार्जिन बेस के लिहाज से यहाँ पर अच्छे खासे मार्जिन इंजॉय करते हैं, और वहाँ पर अगर सेल्स पिकअप नहीं है तो दिक्कत है ही। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आपके सामने अंडर परफॉर्म करता हुआ। गौरांग, आपकी क्या राय रहेगी इन फार्मा कंपनियों में? जतिन इनफैक्ट कई कंपनियों के नाम लिए जहाँ पर साइजेबल गिरावट देखने को मिली है इनके यूएस बिजनेस की सेल्स में। तो प्राइसिंग को लेकर के हर्षिता बहुत तकलीफ होगी आने वाले समय में, जहां तक यूएस मार्केट का सवाल है, और जो भी कंपनियां यूएस मार्केट्स में अपनी जो दवाएं हैं वो मुहैया कराती है। दूसरी तरफ महामारी को लेकर के 1-1.5 साल अच्छा रुझान हमने देखा, फार्मा सेक्टर का योगदान काफी शानदार था, लेकिन अब जब परिस्थिति में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है तो हमें लग रहा है कि फार्मा सेक्टर आपको एट बेस्ट हायर सिंगल डिजिट या हायर डबल डिजिट रेट रिटर्न दे सकता है, और एट बेस्ट न्यूट्रल परफॉर्मेंस। 3 कंपनी हमें लग रहा है कि शायद फार्मा सेक्टर से बेहतर परफॉर्म कर सकती है, वो है दिवीज लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा। सेक्टरली आई थिंक आपको थोड़ी बहुत रिटर्न्स को लेकर के उम्मीद कम रखनी चाहिए। ओके, चलिए आपका अगर आप देखिए फार्मा पे आउटलुक है गौरांग जी का। अब एक काम करते हैं, चंदन जी से बात करते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे 4 का चौका। चंदन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। लीजिए, बात करते करते निफ्टी डील ऊपर है, हालांकि 17,000 को अभी अगर आप देखिए इंपॉर्टेंस दे रहा है, और 2 बजे जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी उस वक्त लेवल था करीब 17,027 का, इस वक्त है 17,070 का। लेकिन इट्स बैंक निफ्टी जो कि अब इस वक्त पेन में है और डीलों की तरफ बढ़ता है, हालांकि अभी कल का लो नहीं वॉलेट हुआ है, बट स्टिल पेन में है। आपकी कॉल क्या रहेगी चंदन इस वक्त की? देखिए, सबसे पहले तो मार्केट का जो सेटअप है और हर बाउंस पे सेलिंग आ रही है, वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। हमारा ऐसा मानना है कि अब 17,150 17,170 का हर्डल रहेगा, नीचे में 16,800 16,666 तक है डाउन साइड यहाँ पे ओपन है। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो देखिए एडवांस डिक्लाइन ऑफिस नेगेटिव हुआ है ऊपर के लेवल से, तो पॉजिटिव बायस में देखेंगे तो मैं एशियन पेंट की तरफ फोकस डालूंगा, विद द व्यू की क्रूड थोड़ा सा नीचे के लेवल पे गिरावट आई है ऊपर के लेवल से और स्टेबिलिटी बन रहा है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है, बट यदि कॉन्ट्रा बेट की तरफ जाएंगे तो मैं एशियन पेंट पे फोकस करूंगा। स्टॉक पिछले काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़े से अपने यहाँ पे बनने चाहिए। 2770 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2950 तक के लेवल बनेंगे, तो एशियन पेंट पे यहाँ पे रेड बनेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड एशियन पेंट आईजीएल, लेकिन गिरावट बढ़ती हुई 39,191 नहीं, 39,181 हो गया, 229 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक पर व्यू क्या है चंदन आपका? अब देखिए, बात करते करते, अच्छा निफ्टी बैंक के एक बार कंट्रीब्यूटर्स डायरेक्टर साहब लेकर आइए प्लीज, फिर चंदन से एनालिसिस लेंगे कि वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं। इस घंटे क्या हुआ है एसबीआई में, बात करते करते सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, नियरली 0.74% की गिरावट अब आपको दिख रही है, वो अचानक नीचे आ गया। HDFC बैंक में आधे % तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा एक्सिस ICICI तो वैसे भी कमजोर थे, तो अकेला क्या पड़ा? कोटक महिंद्रा बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक का कितना वेटेज होगा? कोटक जितनी कोशिश कर रहा है, बाकी सब मिलके HDFC, एक्सिस, ICICI, SBI सब वो बाकी वो पूरी तेजी निचोड़ रहे हैं। इंडसइंड बैंक को भी आप जोड़ लीजिए, क्योंकि वहां पर भी अब बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये निफ्टी बैंक में आप क्या ट्रेड लेंगे? क्या ये वीकनेस परसिस्ट करेगी चंदन? कितनी और गिरावट की तैयारी होनी चाहिए, और वीकेस्ट विकेट क्या है निफ्टी बैंक में? देखिए, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ पे बिकवाली है, और यहाँ पे 40,400 और 39,400 दो लेवल थे जो तोड़े। 39,400 बजट के आसपास का लो था, कल वो तोड़ के उसके ऊपर क्लोज हुआ, बट आज उसके नीचे कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। तो 39,400 के नीचे जो डाउन साइड टारगेट बन रहा है वो यहाँ से लगभग 39,500 के आसपास बन रहे, तो आप समझ सकते हैं 500 से 700 पॉइंट के और डाउन साइड यहाँ पे बने। सो ओवरऑल बायस है वो नेगेटिव साइड में रखेंगे यहाँ पे।
अब आपने सबसे कमजोर कड़ी की बात करें तो देखिए ऑलमोस्ट सारे के सारे महंगी काउंटर वीक है और सबसे ज्यादा मार यहाँ पे इंडसइंड बैंक पे पड़ी है। और इसलिए ज्यादा मार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पहले तो यहाँ पे रिकवरी आई और फिर वो रिकवरी पूरी तरह से सेल ऑफ में तब्दील हुई है। तो 1070-75 के रेजिस्टेंस है, नीचे में 1020 तक के डाउन साइड इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेंगे। पीएसयू बैंक्स की तरफ बात करेंगे तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा पे रडार डालेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 165 का हर्डल है, नीचे में 155 तक के डाउन साइड बन रहे हैं। तो दो बैंकिंग काउंटर सिलेक्ट करने जो मैं इंडसइंड बैंक प्राइवेट में और बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू में यहाँ पे नेगेटिव बायस की तरफ कामकाज करने के लिए सलाह देना चाहिए। तो ये फिलहाल पीएसयू बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे ट्रेड्स कमजोर पड़ते हुए इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये मार्केट की हालत को और भी दबाव में डालता हुआ 17,024 का लो था, उसी के आसपास इस समय निफ्टी भी पहुंच रहा है। तो डे लो पर मार्केट इस समय कारोबार करता हुआ। चलिए मौका है फटाफट से 4 का चौका लेने का और सस्ता ऑप्शन पहले लेंगे रुचित नीलेश जैन से। बताइए नीलेश। हाँ बिल्कुल ऐसा जी, देखिए जो सेक्टर आज के सेशन में अच्छा लग रहा है वो है ओएमसी। सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी स्पेस में से एचपीसीएल इस पर्टिकुलर काउंटर ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है और बाजार की कमजोरी के विपरीत यहाँ पे एक स्ट्रेंथ हमें नजर आ रही है और पिछले कुछ एक दिनों में लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे एचपीसीएल का 240 का कॉल ऑप्शन जो 2.5 2.6 के आसपास अभी करंटली ट्रेड हो रहा है, इसे खरीद के जाने की सलाह होगी। 1.7 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपरी स्तरों पर 4 रुपए से लेके 4.5 रुपए तक की अपसाइड हमें यहाँ पे बनती नजर आएगी। तो पहला टारगेट 4 का होगा, सेकंड टारगेट 4.5 का होगा, स्टॉप लॉस रखना होगा 1.7 का। एचपीसीएल का 240 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। एचपीसीएल 240 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले, यह है फिलहाल आपके लिए ट्रेड। 2.5 पर है, 4 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक का। एफएनओ सुपरस्टार मानस सुपरस्टार के लिए हैवीवेट एचडीएफसी लिमिटेड में बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। एक प्राइस सपोर्ट था 2550 का, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया, अब अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए 2561 के स्टॉप लॉस से आपको एचडीएफसी लिमिटेड में बिकवाली करनी है। 2475 2475 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। 2540 वाला पुट ऑप्शन लीजिए, 37 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 24 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 60 रुपए तक के टारगेट से यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल मानस की तरफ से एचडीएफसी में एक ऑप्शन लेने की सलाह है। ऑफ कोर्स आप मंदी का ट्रेड यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पुट लेने की सलाह। रुचित चार्ट का चमत्कार सन टीवी के चार्ट्स पे नजर डालने की सलाह दूंगा क्योंकि स्टॉक देखेंगे तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रीसेंट पुलबैक मूव्स में भी ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है और अपने पिछले स्विंग लो के ब्रेक ऑलमोस्ट वो स्विंग लो ये स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। तो जो लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर काफी समय से स्टॉक का बना रहा है वो अभी भी कंटिन्यूड है। तो जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता तो वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाए जा सकते हैं 434 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे और 410 से 408 तक के टारगेट ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सन टीवी सेल और आप चलते हैं गौरांग जी के पास उनका मिड कैप फंडा समझने के लिए। गौरांग आप क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा में आज? वीरेंद्र, सीमेंट क्षेत्र में चुना है हमने सागर सीमेंट। पिछली बार जब नजर पड़ी थी तो 201 के आसपास कामकाज कर रहा था और जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वीरेंद्र सागर सीमेंट, वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित। और अभी जब हम धातु क्षेत्र की बात कर रहे थे, मेटल सेक्टर की और चाइना की, तो हमने जिक्र किया था कि मेटल्स और सीमेंट ये बहुत ही जरूरी है कमोडिटीज के रूप में किसी भी निर्माण कार्य के लिए। तो सागर सीमेंट हमें काफी अच्छा आपके लिए वो पिक आता हुआ। गौरांग शाह की पसंद 3-3.25% ऊपर है, अच्छा मूव इसमें देखने को मिला है। फटाफट से आपके लिए रिकैप करते हैं। जो सस्ता ऑप्शन था वो एचपीसीएल का कॉल था, 240 के का कॉल लेकर चलेंगे, 4 का टारगेट रहेगा, 170 पर स्टॉप लॉस लगाइए। मानस ने फिर पिक किया एचडीएफसी पर एक सेल साइड का ट्रेड, शॉर्ट करें 2475 तक के लेवल्स आगे उभर कर आएंगे, ये कमज़ोर कड़ी है। रुचित जैन ने सन टीवी पर एक अपनी राय दी है चार्ट का चमत्कार के तौर पर, 410 408 तक के लेवल्स, ये भी शॉर्ट साइड का ट्रेड है। और सागर सीमेंट पर एक बाय कॉल रेकमेंड कर रहे हैं गौरांग शाह इस समय आपके लिए। तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल सारे ट्रेड्स स्क्रीन पर अब आ चुके हैं। गवा साहब, हम बैंकों की बात कर रहे थे कुछ देर पहले चंदन से। एसबीआई पर मैं आपसे ताज़ा व्यू लेना चाह रही हूँ।
ये 521 के लेवल्स के आसपास और डे लो 520 था। डे लो के करीब ही क्लोज दिखाता है, तो क्या तस्वीर और बिगड़ेगी? इनफैक्ट मैंने ये 4 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं शॉर्ट के लिए, एसबीआई उसमें एक शॉर्ट, बिल्कुल वीकनेस है। इनफैक्ट वो 4 मेनलाइन स्टॉक्स हैं, तो मुझे लगता है मार्केट में और गिरावट आ सकती है। एसबीआई करीब ट्रेड कर रहा है 521.40 पे और रीसेंट लो है करीब 517 का, वो भी ब्रीच होगा ऐसा लगता है। तो यहां से गिरावट है एसबीआई में और वो काफी बढ़ सकती है। हाँ, स्टॉप होना चाहिए, हमको जरूर होना चाहिए, और स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 526 का, और शॉर्ट कर देना चाहिए एसबीआई को, और एक ब्रीच आने की पॉसिबिलिटी है। एसबीआई वीक लो पर आ गया, लगभग 1% नीचे। अच्छा, आपने कहा 4 आपने स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं, ये क्या बीटी एसटी बीटी के लिए शॉर्टलिस्ट था उसमें से कोई? या एसटी बीटी के लिए 4 निकाले थे मैंने शॉर्ट। अच्छा, तो एक फेवरेट आप पिक कर लीजिएगा जो आप तब देंगे, बाकी 2 भी अब रिवील कर दीजिए, क्योंकि एसबीआई की तो बात हो ही गई है। नहीं, अभी और दे दूं मैं आपको? एक और दे दो, क्योंकि आप मेरे ख्याल में हैवीवेट्स पर नजर डाल रहे हो। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ गावा साहब, क्योंकि अब 17,000 फिर से टेस्ट करने वाले हैं हम इंडेक्स में। बिल्कुल, देखिए बजाज ऑटो वीक है, बिल्कुल वीक है। यहाँ पर जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है और गिरावट आनी चाहिए। ट्रेड कर रहा है करीब 3741 पर बजाज ऑटो। मुझे लगता है लेवल ब्रीच होंगे, लोअर लेवल करीब 3720, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है, और स्टॉप भी टाइट होना चाहिए। स्टॉप होगा करीब 3765 का। बजाज ऑटो वीक। बजाज ऑटो वीक है। अच्छा, इंडेक्स फिर लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे एक बार। दो डॉक्टर साहब वो डेटा लेके आइए, जैसे कि मैंने कहा था कि वो डेटा मैं देखूंगा लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में, क्योंकि उस वक्त आपने प्रॉफिट्स बुक किए थे और मैंने 2 बातें कही थी, आइदर बुक योर प्रॉफिट्स ऑन शॉर्ट ट्रेड्स निफ्टी बैंक पे, या फिर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखिए 17,080 या 90 का, या फिर बैंक निफ्टी में करीब 39,410 का। अब जरा एक बार डेटा देखते हैं क्या है डेटा। 17,014 हमने करीब 17,022-23 पे आप देखें प्रॉफिट्स बुक करने की बात की गई थी। जरा वो 6 कॉल्स और पुट्स लेके आइए एग्जैक्टली, अगर आप देखें वहाँ पे स्टैट्स का डेवलपमेंट कैसा है। देखिए, मैं इसलिए देख रहा हूँ इस वक्त क्योंकि अब ये थोड़ा सा आपको ये दिखा रहा है कि ऑप्शन राइटर्स कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए। 17,000 पे एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, बट याद रखिएगा स्टिल द हाईएस्ट कॉल राइटर स्टैंड्स एट 17,100, और नीचे पुट राइटर पे 27 लाख पुट जुड़ी हैं 17,000 की स्ट्राइक पे, 16,900 की स्ट्राइक पे। तो अगर आप शॉर्ट हैं तो रह सकते हैं, लेकिन उसका रिवॉर्ड आपको तब मिलेगा जब यूएस मार्केट फिर कोलैप्स हो और आपको फिर करेक्ट गैप डाउन मिले। बट एज पर दीज स्टैट्स अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट इफ यूर पोजिशनल शॉर्ट आप रख सकते हैं, बट उसमें आपको फेवर तब मिलेगा जब आज यूएस मार्केट फिर कोलैप्स हो और आपको फिर एक गैप डाउन मिले। अदरवाइज मैं ये कहता कि अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करके बैठिए, बट टेक्निकली इसमें याद रखिएगा वो जो लेवल सुबह हमने डिस्कस किए थे 16,965 और 956, वो रेंज आए इस डेटा के मुताबिक वो स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लगती है। बट अगर आपने इंटरडे में प्रॉफिट कमा लिया तो अच्छी बात है, लेकिन बैंक निफ्टी याद रखिएगा इट्स नाउ 39,169, अब कल के लो को ब्रीच करने की तैयारी करते हुए। यहाँ पर भी अगर आपने शॉर्ट बुक कर लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आपके पास है शॉर्ट अभी भी तो याद रखिएगा 39,310 39,410 का एक स्टॉप लॉस, मतलब 39,300 के जोन में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ चलेंगे कुछ देर में और बात करेंगे आज दिलीप भट्ट जी के साथ, मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं, तो बताइए डॉक्टर साहब। लेकिन उससे पहले एक बार जरा प्लीज़ निफ्टी आईटी दिखाइए एक बार, करीब 28,747 डे लो की ट्रेजेक्ट्री में। श्री दिलीप भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पिछली बार जब आप आए थे ना तो हम एक दिक्कत से गुजर रहे थे, वो दिक्कत थी एग्जैक्टली आप देखें दानी ग्रुप के स्टॉक्स, लेकिन इस बार ये अमेरिका का बैंक एग्जैक्टली आप देखें एसबी बैंक, ये जो इशू रेज हुआ है सर, इसने कॉन्फिडेंस ब्रीच किया है और एक मल्टी डायमेंशनल डैमेज किया है ऑन आईटी एज वेल, ऑन बैंक्स एज वेल। आपका टेक क्या कहता है मार्केट्स पे? क्या ये इसका जो इम्पैक्ट था वो एंटायरली मार्केट्स अगर आप देखें हजम कर चुके हैं या फिर इम्पैक्ट अभी और आना बाकी है? देखिए, ये जो हुआ है उसमें डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट आ गया है, और वो इम्पैक्ट है कि यहाँ पर एक अनसर्टिनिटी और एक पैनिक मार्केट में एक वातावरण पैनिक का छा गया है।
और जब भी कोई एक ऐसा हादसा होता है जरूर इट इज फॉलोड बाय अ पैनिक। और जैसे हम सबको पता है मार्केट को ये अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि ये हादसा खत्म हो गया, अब क्या होगा? हमको ऐसा लगता है कि शायद लोग अभी भी काफी डिबेट कर रहे हैं कि शायद फेड एक 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करे नहीं करे, 50 करे नहीं करे। मैं यही मानता हूं कि अभी भी द लार्जर क्वेश्चन इज कि पूरे साल भर क्या ये इन्फ्लेशन इतना हाई इन्फ्लेशन बना रहेगा या फिर इससे कम होगा तो बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। और इसकी वजह से अगर इंटरेस्ट रेट भी शायद बढ़े भी नहीं और थोड़े बहुत भी कम हो गए लेकिन उसके बाद भी हाई रहने वाले हैं। आई थिंक इफ इट कंटिन्यूज टू रिमेन हाई बोथ द इन्फ्लेशन एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट्स, हम अभी भी देखेंगे कि इस तरह के हादसे और होंगे और वो कौन से फॉर्म पे आएंगे, कैसे आएंगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक आउट। बिकॉज हम आज तक कभी भी इंटरेस्ट रेट को घटा रहे थे और क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहे थे। ये एक नया दौर है जहां पर पॉलिसी मेकर्स आर ऑल्सो नॉट श्योर, दे आर ऑल्सो ग्रैपलिंग विद द सॉल्यूशंस। और हमने भी देखा है एज इन्वेस्टर्स एंड विद लास्ट 15-20 ईयर्स कि इंटरेस्ट जो कमी किया हुआ है बढ़ाया नहीं है और इन्फ्लेशन कभी भी कमी रहता था, बढ़ा नहीं है। ये एक अनचार्टेड टेरिटरी में जरूर कोई ना कोई हादसा आगे भी हो सकता है। इसमें मेरे हिसाब से आई थिंक दैट इज वेरी मच पॉसिबल और इसकी तैयारी रहनी चाहिए कि कोई भी एक ये हादसा हो गया और एक दो हादसे डिफरेंट फॉर्म और डिफरेंट वे से हो सकते हैं। और इसी को बैकग्राउंड पे रखते हुए जो कुछ भी निवेश करना है नहीं करना है, डेफर्ड बाइंग करना है, द डिसीजंस हैव टू बी टेकन बेस्ड ऑन दैट। ओके सर, जैसे कि आपने कहा कि बाइंग डिसीजन या फिर लेना है, डेफर करना है। मान लीजिए अब एक एक करके चुनाव करते हैं। निफ्टी आईटी में एक स्टेबिलिटी आ रही थी लेकिन बाजार आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले ये सेंस करने को तैयार था या फिर एक टर्मिनल रेट का सेंस मार्केट जज करना शुरू हो गया था कि हाँ यार ये टर्मिनल रेट होगा, अब यहाँ से फर्दर रेट हाइक्स नहीं होंगे। लेकिन पिछले 1.5 महीने में चीज़ें और ख़राब हुई हैं। एक तो हायर इंटरेस्ट रेट, अभी तक टर्मिनल रेट का सेंस ना आना, और अब एग्जैक्टली इन आईटी कंपनियों के क्लाइंट्स का अगर आप देखें पे इम्पैक्ट पड़ना, ये मल्टी डायमेंशनल डैमेज है इस बार जो हुआ। ऐसे में क्या निफ्टी आईटी का फिर कोलैप्स होना आपको लगता है पॉसिबल है? और हालांकि सितंबर लोज अभी भी काफ़ी दूर हैं 26,000 के निफ्टी आईटी के, बट स्टिल एट 28,748 वी आर वेरी क्लोज टू सितंबर लोज। आपका मानना क्या है? क्या आप आईटी को प्रेफर करेंगे इस डिप्स में या फिर अवॉइड करेंगे कंप्लीटली? तो मैं ये कहूंगा कि यहां से इंडियन आईटी कंपनीज में रिस्क रिटर्न एक रिटर्न के फेवर में है। वो पिछले लो तक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिस तरह से अगर मार्केट मूवमेंट आ जाए। लेकिन यहां से रिस्क इज डेफिनेटली लिमिटेड और हम सब को पता है कि यहाँ पर आईटी कंपनीज जो इंडियन कंपनीज खास करके है, दे आर ऑल वेरी वेल मैनेज्ड कंपनीज। अगर हम उनका देखें कि एबिटा टू कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज कन्वर्जन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर आरओईज आर आल्सो, कोर आरओईज आर आल्सो वेरी गुड। अगर इस सब दोनों को ध्यान में रखें कि कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं और आरओईज भी काफी ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है सिलेक्टिव एंड डिफर्ड एसआईपी काइंड ऑफ बाइंग जरूर करना चाहिए। ये आईटी सेक्टर में पेन और अनसर्टेनिटी और 2 या 3 क्वार्टर तक रह सकती है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। बट स्टिल इन स्पाइट एंड डिस्पाइट दैट, यहां से रिस्क रिटर्न एक रिटर्न के फेवर में है, because they're largely very well managed companies. Even some of the second run IT companies भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहे हैं। I mean they're very well managed, managements are pretty good. तो इस हिसाब से देखा जाए तो आईटी में निवेश जरूर कर सकते हैं। अच्छा दिलीप सर, गुड आफ्टरनून। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके पास पैसे हैं, आप इस समय मार्केट में लगाएंगे, इक्विटीज में या फिर फिक्स्ड इनकम में? So, हर्षदा, what I will say is कि यहाँ पर पहले जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स इतने लो थे, आई थिंक इक्विटीज एज अ एसेट क्लास लुक्ड द ओनली चॉइस। और हमने देखा कि रियल एस्टेट प्रीटी इलिक्विड था।
तो फिक्स्ड इनकम वाज नेवर अ ग्रेट चॉइस। लेकिन जो माहौल और जो वातावरण जिस तरह से आ रहा है, उसमें जरूर आपके पोर्टफोलियो में एक फिक्स्ड इनकम का ब्लेंड होना बहुत जरूरी है। और जरूर मैं कहूंगा कि अगर 100 रुपए में से 20 रुपया जरूर, 20 से 25 रुपया जरूर एक फिक्स्ड इनकम में लगाना चाहिए, बिकॉज मार्केट्स अनसर्टेनिटी की तरफ है। और थोड़ा बहुत देयर सो मेनी मूविंग पार्ट्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको आपका पोर्टफोलियो को थोड़ा रेजिलियंस देना है, थोड़ा सपोर्ट देना है। तो मुझे लगता है ये फिक्स्ड इनकम और फिक्स्ड इनकम की तरफ झुकाव होना जरूरी है। 15 to 25% डिपेंडिंग अपॉन योर ओवरऑल एज एंड रिस्क टेकिंग एपेटाइट, मुझे लगता है एक फिक्स्ड इनकम में होना जरूरी है। क्या आपको लग रहा है ये फिक्स्ड इनकम फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर ज्यादा अट्रैक्टिव एक ऑप्शन रहेगा, अज्यूमिंग 25% इस समय अभी लगाए और उस रेशियो को आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अभी भी दिलीप जी साफ नहीं है कि एक तो आरबीआई का स्टांस क्या रहेगा ब्याज दरों को लेकर, क्या वो एक और रेट हाई करेंगे उसके बाद पॉज करेंगे या फिर दो। द वर्डिक्ट इज स्टिल टू कम ऑन एफओएमसी, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन एब्सोल्युटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आया है कल, लेकिन कई सारी चीजें वहां पर भी बदल रही हैं। तो कुछ जानकार कह रहे हैं कि शायद एक पॉज आए, उसके बाद कुछ रेट हाइक्स आए। लेकिन इस साल के लिए जो भी लोगों ने सोचकर रखा है और जो एस्टिमेट्स आए हैं कि कम से कम 2 से 3 रेट हाइक्स अब भी बाकी हैं। ऐसी स्थिति में क्या फिर आपको लग रहा है आगे लोग और पैसा कमिट करने के मौके ढूंढेंगे या फिर उनको मिलेंगे फिक्स्ड इनकम में पैसा पार्क करने के? देखो अर्शदा, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि अगर जरा एक बार हटके हम एफआईआईज की तरफ देखें कि ये जो सिनेरियो वहां पर जो बना हुआ है कि उनको एक 5 to 6% रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है, और अगर वो थोड़ा भी एक रिस्क लेना चाहे, वो रिस्क में अगर हम देखें तो वो रिस्क में उनको शायद रिटर्न और भी अच्छा मिल जाए। तो मैं ऐसे समझता हूं कि यहां से अगर आप फिक्स्ड इनकम में नहीं डालते हैं तो ये एफआईआईज आल्सो हैव वेरी डिफिकल्ट विल हैव ग्रेट डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग कि इतने अच्छे रिस्क फ्री रिटर्न को जो डॉलर टर्म्स में उनको मिल रहा है उसको छोड़ के व्हाई आर दे रिस्किंग देयर मनी in the equity where there are so many risks apart from the currency risk. तो ये एफआई की हाल है जो हम समझते हैं कि because of which that money will get split between will move more towards the fixed income. यहाँ पर भी वही है कि शायद एक fixed income after a very long time the fixed interest is giving you much better returns, safety returns. तो शायद यहाँ पर से लोग में shift from equity and park their money only as a matter of abundant caution and safety, और जरूर ये करना चाहिए और शायद इस तरह का शिफ्ट और भी होते रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। ज्यादा पैसा फिक्स्ड इनकम की तरफ जाने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एटलीस्ट इस साल के लिए तो स्थिति वही दिखाई दे रही है। इस बीच निफ्टी एक बार फिर डे लो के आसपास आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अच्छा खासा दबाव बनता दिखाई दिया है 17,000 के नीचे 16,983 के स्तरों पर। ये ताज़ा हाल आपके लिए निफ्टी का। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा एक वीकनेस है और ये 39,100 पर पहुंच चुका है। तो हर क्वार्टर से दरअसल ये पोजीशन ना और भी कमजोर होती हुई दिखाई देने लगी है। एक मैं टेक्निकल चेक लेना चाहती हूं मानस, इनफैक्ट आप काफी समय से शॉर्ट का ट्रेड बता रहे थे, अभी 66 से 70 पॉइंट्स की गिरावट है। अगर कोई फ्रेश ट्रेड निफ्टी में लेना है, क्या मौका है मंदी करने का, या फिर निफ्टी बैंक जो इस समय 39,100 को ब्रीच कर चुका है? तो देखिए दोनों में मौके हैं, और अगर एक ट्रेड लेना होगा तो डेफिनेटली निफ्टी की तरफ होगा। निफ्टी ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 17,000 का था उसको ब्रीच किया, और मेरा मानना है कि अब आपको यहाँ पर 250 रुपए तक का डाउनसाइड करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। तो पुट ऑप्शन के थ्रू ही इस ट्रेड को लेना चाहिए। 17,000 का पुट ऑप्शन लेंगे एट द मनी, क्योंकि काफी कम दिन है, तो 29 मार्च वाला 17,000 का पुट ऑप्शन लेंगे। 198 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे 134 के स्टॉप लॉस के साथ। और मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको कम से कम 350 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो 150 रुपए का अपसाइड है, और नीचे की तरफ अगर हम रिस्क की बात करें तो करीब 60 रुपए का रिस्क है। तो 134, 135 के स्टॉप लॉस से निफ्टी का 29 मार्च का 17,000 का पुट ऑप्शन लेने की राय रहेगी।
तो 29 मार्च का 17,000 का पुट ऑप्शन लेकर चले जो इस समय 199 पर ट्रेड कर रहा है। 350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली वीकनेस यहां पर आगे और परसिस्ट करने के आसार दिख रहे हैं। 39,100 तोड़ चुका है निफ्टी बैंक 300 पॉइंट के नुकसान पर। अक्रॉस द बोर्ड वो सेल साइड की पोजीशंस मैग्नीफाई होती हुई 1.5% नीचे HDFC बैंक, SBI अब 1.5% के नुकसान पर। आपको याद होगा जब हम पहले चर्चा कर रहे थे तब 0.5%, 0.74% तक की गिरावट दिखा रहा था, तो वहां पर वीकनेस गहराती हुई। एक्सिस कमजोर, ICICI बैंक कमजोर, लेकिन आज ज्यादा कमजोरी नेस्ले, ब्रिटानिया, HUL जैसे काउंटर्स में आई है। ये FMCG काउंटर्स का भी अंडर परफॉर्म करना ये भी ठीक संकेत नहीं है ना भट्ट साहब? मुझे लगता है यस, बिकॉज थोड़े बहुत कमोडिटी इन्फ्लेशन वापस रिवाइव हो गए हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि व्हीट और मिल्क में खास करके जो इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कूल डाउन होगा, सोबर डाउन होगा, वो शायद अब हुआ नहीं है। तो आई थिंक सम ऑफ दोस थिंग्स आर आल्सो प्लेइंग आउट। और हम ब्रिटानिया को देखें तो ब्रिटानिया एज इट इज वाज मूविंग टुवर्ड्स अ लाइफ टाइम हाई। बट मेरा हर्षदा एक वन ऑफ द थिंग्स आई फील इज जो हाई पी स्टॉक्स हैं, ये हम जो करेक्शन की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द रीजंस एज आई एस्क्राइब दिस करेक्शन इज दैट मार्केट इज रीएडजस्टिंग द पीस। और जहां पर पीस बहुत हाई हैं, आई थिंक दैट दोज आर गेटिंग रीएडजस्टेड। और वो जो सोबर डाउन हो रहे हैं पीस, उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज ए क्वांटिटी टाइटनिंग का वन ऑफ द रिजल्ट इज दैट पीस हैव टू कम डाउन। जिस तरह हमने क्वांटिटी ईजिंग में देखा जब नोट्स वर बीइंग प्रिंटेड कि कोई भी लेवल के पीस चल रहे थे वहां पर, बिकॉज सो मच मनी वाज चेंजिंग, अभी वो पैसा ही कम हो गया है। तो आई थिंक वन ऑफ द प्रोसेस एंड द करेक्शन दैट वी ऑल स्पीक अबाउट इज द रीएडजस्टमेंट ऑफ द पीस। और ये भी देखने को मिलेगा शायद कि परफॉर्मेंस भी ठीक आएंगे, लेकिन प्राइस शायद विल गो साइडवेज और मे नॉट मूव अप सो मच। एंड दैट इज व्हाट आई मीन बाय पीस सोबरिंग डाउन। तो आगे शायद एक रफ राइड के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। इस बीच मार्केट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। 16,968 डे लो था आज का, याद रखिएगा कल के लो से नीचे, कल के लो को हमने ब्रीच कर दिया है, तो वो एक बैरोमीटर रहेगा। साथ ही साथ निफ्टी बैंक की तबीयत और भी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। हर टिक के साथ यहाँ पर पोजीशंस जो है और भी डीपन हो रही है। नीलेश जैन, निफ्टी बैंक पर एक कोई फ्रेश व्यू है आपका? बिल्कुल ऐसा जी, देखिए एक स्ट्रक्चरल यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी यहाँ पे ब्रेच हो चुके हैं आज के सेशन में डिसाइसिवली। अब इमीडिएट जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 39,000 का, वो कुछ मिनटों की बात है, ऐसा लग रहा है आज के सेशन में शायद वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेश ट्रेड पुट ऑप्शन के जरिए लिया जा सकता है। 39,000 का पुट ऑप्शन जो कि लगभग 150 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे खरीद के चल सकते हैं। यहाँ पे ऊपरी स्तर पर 200 से 250 तक की अपसाइड बनती हुई नजर आ सकती है। 95 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो अभी भी वीकनेस और गहरा सकती है, बैंक निफ्टी लीड कर सकता है इस पर्टिकुलर वीकनेस को। एक बिकवाली का ट्रेड यहाँ पे भी उछाल पे लिया जा सकता है। 1000 का पुट लेकर चले, ये इनफैक्ट एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा शॉर्ट साइड का। और 17,000 का पुट निफ्टी में मामला काफ़ी बिगड़ गया है। अब ऐसी स्थिति में मिड कैप इंडेक्स आपको याद होगा अच्छे गेंस दिखा रहा था, वो भी महज 26 पॉइंट ही ऊपर रह गया। और देखते ही देखते अभी भी आपको दिखाई देगा तो 1:1 का रेशियो आ गया है एडवांस डिक्लाइन में, लेकिन बहुत तेजी से दरअसल सिचुएशन बदली है। एक बार एडवांस डिक्लाइन का वो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाए तो समझ में आएगा। एक दो ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने हैं, लेकिन STBT भी लेना है। चंदन, पहले रिलायंस पर एक राय दे दीजिए, क्योंकि ये भी सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सबसे दिग्गज काउंटर, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं गहरे क्रैक्स आने लगे हैं। 2237 पर आ चुका है। बिल्कुल, देखिए बाजार में बिकवाली जारी है कंटिन्यूसली। 5-6 दिन से लोअर हाइज लोअर लोस बन रहे हैं और हर उछाल पे हम दिख रहे हैं सेलिंग बन रहा है। और रिलायंस का जो मेजर सपोर्ट था लगभग 2275-2300 का जोन, वो डिसाइसिवली तोड़ा है। तो 2300 हर्डल होगा, नीचे में कहीं ना कहीं 2180 से लेके 2190 तक के डाउन साइड यहाँ पे ओपन हुआ। तो वीकनेस परसिस्ट करती हुई अक्रॉस द बोर्ड दिग्गजों में, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हुई है। तो अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात कर ले, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, तो ये हमारी तरफ से डिस्क्लोजर। लेकिन आप देखिए निफ्टी
निफ्टी बैंक दोनों कमजोर डे लो पर ट्रेड करते हुए। साथ ही अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिकी फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आज का सत्र कमजोर रहने वाला है। 150 पॉइंट के नुकसान पर डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में 45 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। तो वहां पर स्थिति बिगड़ी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं। कल जो रिकवरी आई वो शायद शॉर्ट लिव्ड रहेगी और आज फिर से जो शुरुआत होगी वो कमजोरी वाली रहेगी। ये फिलहाल दबाव अक्रॉस द बोर्ड। चलिए BTST करेंगे या STBT के ही मौके हैं। हमारे जानकार तैयार हैं सभी ट्रेड्स के साथ, बताइएगा। चंदन, आपका ट्रेड? बिल्कुल, देखिए बाजार में वीकनेस है, मैं इंडसइंड बैंक पे बिकवाली की सलाह दूंगा और दूसरा काउंटर मुझे जुबिलेंट फूड समझ में आएगा। दोनों काउंटर में एक साथ यहाँ पे बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। इंडसइंड बैंक फ्यूचर के लेवल देखें तो अभी 1047 1050 के आसपास है, मौजूदा लेवल पे बेच सकते हैं। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 1065 के आसपास रहेगा, नीचे में 1000 तक के टारगेट बनेंगे। जुबिलेंट फूड भी हम बिकवाली की सलाह देंगे, 430-35 के बीच में बेचे, 445 का स्टॉप लॉस, नीचे में 415 के टारगेट बन दीजिए। BTST में रखें अभी 2 ट्रेड्स हैं। डायरेक्टर साहब, ये कॉल्स चलती रहेंगी, बस एक बार वो निफ्टी की वो शीट जरूर दिखा दीजिएगा कॉल्स की, वो 17,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वही दिखा दीजिएगा क्योंकि कल एक्सपायरी है एक बार, बस दिखा दीजिएगा मेरे को। प्रकाश सर, आपके ट्रेड कैरी करेंगे? मेरा भी इंडसइंड बैंक था, कोई बात नहीं, मेरे पास 4 थे, ये तीसरा निकल गया, अब चौथा है ना मेरे पास HCL टेक। वीकनेस है यहाँ पर बिल्कुल। अब लगता है कि ट्रेड करा है 1079 पर, ट्रेड स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1086, लोअर लेवल 1070 के या 160 के पॉसिबल है। HCL टेक वीक शॉर्ट। HCL टेक अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर 1080 पे शॉर्ट है। अभी हर्षद ने आपको डाउ फ्यूचर्स दिखाया, जिसके मैं कह रहा था कि प्रॉफिट्स को अगर आप ट्रेड रहे हैं तो बुक कर लीजिए, पोजिशनल है तो रखिए 17,080 के स्टॉप लॉस के साथ। एक चीज़ आपने देखी स्क्रीन पे भी, मैंने क्या दिखाई आपको, जैसे 17,000 ब्रीच हुआ, सिंस टुमारो इज एक्सपायरी, वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आई थिंक 16 मार्च, जैसे ही अगर आप देखें 17,000 ब्रीच हुआ तो अब जो जोन खुल गया कल के लिए वो 17,000 से 17,100 नहीं, अब वो जोन खुल गया 17,000 से 16,800। जैसे अगर आप देखें ब्रेकडाउन हुआ वो जोन खुल गया अब। और अगर आप शॉर्ट कैरी कर रहे हैं तो याद रखिएगा डाउ जोन्स फ्यूचर्स का सिंक होना आपके फेवर में है इस वक्त। रुचित, आपका ट्रेड क्या है अब, शॉर्ट और क्या? स्टॉक स्पेसिफिक में सिटी यूनियन बैंक को शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। एडिट जो अंडर परफॉर्मर है, आई थिंक उसमें अंडर परफॉर्मेंस एक कंटिन्यू रहेगा। वीकनेस अभी भी कंटिन्यू है स्टॉक में, तो करंट लेवल्स पे 136 के ऊपर स्टॉप लॉस करके शॉर्ट पोजीशंस बनाएं, 127 से 125 का टारगेट रेंज के लिए। में एक मंदी का मौका आपको दिख रहा है। रुचित ने कह दिया ये शॉर्ट ट्रेड। नीलेश, आपकी राय? बिल्कुल ऐसे देखिए, बैंक निफ्टी काफी वीक लग रहा है, जहां पे हमने अभी 39,000 का पुट रेकमेंड किया था, ऑलमोस्ट 200 के लेवल्स वहां पे आ चुके हैं। अभी भी गिरावट जो है वो काफी इंटेंस है और फॉल यहाँ से और शार्प हमें देखने को मिल सकता है, और इस पर्टिकुलर फॉल को लीड करेगा HDFC बैंक। दोनों ही HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक में एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। क्रूशियल सपोर्ट जो थे दोनों ही स्टॉक ने ब्रीच कर दिए हैं। 1515 से लेके 1500 तक के लेवल निचले स्तरों पर HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं, एंड 1565 का यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना होगा। तो HDFC बैंक में बिकवाली करने की सलाह होगी और डाउनसाइड टारगेट ऑफ 1515 और 1500। 1500 के लिए शॉर्ट साइड का ट्रेड HDFC बैंक में। मानस, आपने भी आई एम श्योर शॉर्ट या आइडेंटिफाई किया है? बिल्कुल, TVS मोटर्स के फ्यूचर में एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप TVS मोटर्स के चार्ट देखेंगे तो स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ही ब्रीच कर दिया है और शायद अभी ये 980 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो करंट लेवल्स पे फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1051 का स्टॉप लॉस रखना है और 1015 के टारगेट सेट करना है। तो मंदी के ही ट्रेड्स अक्रॉस द बोर्ड बनते हुए इस समय मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेहद नेगेटिव होता हुआ, और ये नेगेटिविटी दरअसल सिर्फ भारत ही नहीं ग्लोबल मार्केट्स में बनी हुई है। आपके लिए लेकर आते हैं, हमने आपको दिखाया था अभी डाउ फ्यूचर्स। यूरोप का भी हाल देख लीजिए, क्योंकि वहां पर भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। उधर भी कल वो रिपोर्ट चल रही थी कि ECB कुछ और रेट हाइक्स करता हुआ दिखाई देगा। 1.5% नीचे फ्रांस का बाजार, 1.25% नीचे जर्मनी। फुटसी भी 95 अंकों की गिरावट पर 101% से ज्यादा का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये सिचुएशन ग्लोबल फ्रंट पर वर्सन होती हुई, गौरांग सर, ये जो ग्लोबल मंदी अब की तरफ क्या हम बढ़ चुके हैं, क्या हम
पहुंच गई? अभी इन अ बेयर मार्केट? अर्षदा, मुझे नहीं लग रहा है कि ये बेयर मार्केट, क्योंकि हम जो ऊपरी स्तर बना था सेंसेक्स और निफ्टी का दिसंबर 2022 के पहले हफ्ते, मेरे ख्याल से 1 दिसंबर की तारीख थी वो, वहां से अगर अभी तक का अगर आप देखें तो जो आप आंकड़ों में मत देखिए, आप प्रतिशत में देखिए कि करेक्शन कितना हुआ है, तब जाकर के थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण आएगा। तो जाहिर है अगर बाजार में थोड़ा बहुत कारणों को लेकर के, और हमारे यहाँ पर तो कारण और भी है, एक तो बारिश को लेकर के जो अनुमान है, बाकी अन्य राज्य के जो चुनाव है यूनियन टेरिटरीज के साथ, और 2024 में एक बड़ा चुनाव, ये पूरा अगर आप समीकरण करते तो मेरे ख्याल से आज से लेकर के अगले साल जब तक जनरल इलेक्शन का आउटकम नहीं आता है तब तक मेरे ख्याल से बहुत ही सीमित दायरे में हम रहेंगे। अगर इस साल को बारिश को लेकर के और स्टेट इलेक्शन को लेकर के सकारात्मक सा रुझान आता है तो शायद हम बाय सेकेंड हाफ दिस ईयर थोड़ा बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ हेडविंड्स, लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स, बहुत सारी चीजें इधर उधर घूम रही है हवा में, जिनको अपने स्थान पे आना जरूरी है। चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बार डेटा देखते हैं। देखिए कल हमने शॉर्ट कवर किया था, लेकिन आज डे शॉर्ट कवर किया, और डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आप अपने शॉर्ट को कल के लिए कैरी कर सकते हैं। और आप याद रखिएगा बट कल एक्सपायरी है, और 16 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, और डेटा पिछले 15-20 मिनट में आपके फेवर में ये आ गया है कि अब 17,000 की पुट का कॉल का OI अब ह्यूज हो चला है, ह्यूज 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं। और आप एक और चीज़, शायद वो स्क्रीन पे ना आए, बट जाके ज़रा मंथली कॉन्ट्रैक्ट के पुट को देखिएगा। जब इस सीरीज़ का कमेंसमेंट हुआ था तो जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट की पुट थी वो सबसे बड़ा OI होल्ड करती थी, जिसका डायरेक्टर साहब अगर कल सुबह का आज का मंथली कॉन्ट्रैक्ट का डायग्राम अगर आपके पास पड़ा तो दिखाइएगा। अब उसमें शॉर्ट जो है वो कवर हो रहा है, जो कि सिर्फ कल के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, परसों के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से या फिर मार्च सीरीज़ के प्रोस्पेक्टिव से अच्छी बात नहीं है। अब आते हैं सेक्टोरियल OIs पे, और मेरे स्क्रीन पे अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा शॉर्ट कहाँ कैरी हो रहा है। अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर नहीं है या फिर आप स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं मात्र, आज सबसे बड़ी शॉर्टिंग जिस स्पेस में हुई है दैट्स ऑटोमोबाइल्स, याद रखिएगा। 3.1% ओवरऑल OI एडिशंस, मारुति में 9.1% ह्यूज, 3.9 टाटा मोटर्स, 1.7 TVS मोटर्स, बजाज ऑटो 4.2%, और साथ ही साथ अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे एस्कॉट्स 3.3%। लॉन्ग ओनली 52, याद रखिएगा ये पावर है जहाँ पे लॉन्ग हुआ है, और शॉर्ट है इट्स बैंकिंग, इट्स IT, और साथ ही साथ ऑटो जहाँ पे शॉर्ट डेवलप हुआ है। देखिए ये लॉन्ग वाले स्टॉक्स जहाँ पे आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, अच्छा शॉर्ट पे चला है मेरे विद दैट्स गुड। वोडाफोन आइडिया, RBL, संवर्धन, मदरसन, जुबिलेंट फूड याद रखिएगा 3 साल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में। HDFC AMC यहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट बिल्डअप हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एस्ट्रल, ये शायद आप एक इसमें कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी थी, गुजरात गैस, आरती इंडस्ट्रीज, इंटेलेक्ट डिज़ाइन और GNFC। फिर लेके आइए आप जरा लॉन्ग वाले, जैसे कि मैं कह रहा था कि आज लॉन्ग सिर्फ पावर स्पेस में देखने को विजिबल था। ये देखिए अदानी इंटरप्राइजेस, ये तो आज पूरा ग्रुप स्ट्रॉन्ग था। GMR एयरपोर्ट्स, IEX, पेट्रोनेट, ये प्रकाशर की कॉल भी थी, और डालमिया भारत। अदानी पोस्ट में शॉर्ट कवरिंग, अंबुजा सीमेंट्स में शॉर्ट कवरिंग, PJ इंडस्ट्रीज में शॉर्ट कवरिंग, एशियन पेंट्स स्टार ऑफ द डे, और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर आज सुबह से अगर आप देखें इसमें स्ट्रेंथ थी। मैं बात करता ऑटो की, ऑटो में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है आज। उसके बाद बैंकिंग में 2.6% OI एडिशन, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बार फिर से, और इनफैक्ट में यही एक कारण था कि आज सुबह सुबह सचिन से ये प्रश्न बार बार पूछ रहा था कि SBI पे आपका आउटलुक क्या है, क्योंकि SBI में आज बैंकिंग स्पेस में अलॉन्ग विद बैंक ऑफ बड़ौदा और बंधन बैंक सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है। और तीसरा खेमा द कल्प्रिट टेक्नोलॉजी स्पेस, 2.1% OI एडिशन, यहाँ पर आज सबसे बड़ी शॉर्टिंग जिस स्टॉक में हुई है वो है विप्रो, वो है TCS, और साथ ही साथ इंटेलेक्ट। मानस एक बार TCS को देखिएगा। TCS आपकी स्क्रीन पे आज सुबह आपने इसकी शॉर्ट ट्रेड की वकालत की भी थी, एंड दैट वेंट वेल। और TCS याद रखिएगा इस वक्त अब 26 दिसंबर 2022 के बाद सबसे लोवेस्ट क्लस्टर में क्लोज हो रहा है। अब क्या 3200 की पुट पे काम करने का वक्त है मानस? बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूएशन है, जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है, और आई थिंक 3165 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है TCS। तो जो 3200 का पुट ऑप्शन है वहां पर खरीदारी कर सकते हैं।
₹50 के आसपास के भाव चल रहे हैं। यहाँ पर 34 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, ₹80 के टारगेट के लिए। टीसीएस आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, एक बार जरा निफ्टी आईटी का क्लोज देखते हैं, ये किस ट्रजेक्टरी में हो रहा है। 28,712, 28,702, यानी हमने कल के लो को तो नहीं वॉलेट किया, बट कल के क्लोजिंग प्राइस को वॉलेट कर दिया। इट विल वर्स्ट क्लोज पोस्ट आई थिंक 13th Jan, यानी इस अर्निंग सीजन में, मतलब ये 3 महीने के समय अवधि का सबसे वर्स्ट क्लोज आ रहा है निफ्टी आईटी का। और मिड कैप आईटी में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग है। और मैं अक्सर कहता हूँ, जब आपको निफ्टी आईटी को शॉर्ट खेलना हो या लॉन्ग खेलना हो, टीसीएस की एट द मनी कॉल या फिर पुट को पिक कर लीजिए, जिसका डेल्टा 0.5 या फिर -0.5 हो, वो आपको निफ्टी आईटी को प्ले करने का अच्छा मौका देगा। इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था। और जाते जाते एक स्टॉक और मार्क कर देता हूँ जिसमें आज काफ़ी पैनिक था, जिसमें आज काफ़ी लिक्विडेशन हुआ, वो था भारती एयरटेल। रुचित, आपका टेक क्या है? भारती एयरटेल क्लोज बिलो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? अब अच्छा, रुचित नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, चंदन आपका टेक भारती एयरटेल पर। देखिए, भारती एयरटेल जो पिछले कुछ दिनों से हल्का सा कंसोलिडेट हो रहा था, बट आज यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला। बट वीरू, ये काउंटर ज्यादा वीक नहीं है क्योंकि दायरे में फंस जाता है। बट एज ऑफ नाउ जो स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट कर रहा है कि मौजूदा लेवल से 1.5-2% के डाउन साइड बन सकते हैं। 745 के आसपास के डाउन साइड बनेंगे। ऊपर में जो हर्डल है वो लगभग 775 के आसपास बनेगा। अच्छा, एक बार जरा मारुति लेके आइए। आज आई थिंक इस स्टॉक को चलना चाहिए था, प्रमोटर्स के कन्विक्शन पे इसने रिएक्ट नहीं किया। और मारुति की जो आज कैंडल अगर आप देखें आज है ना, आप जितने भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हैं इस दौर के उनको देखिए, आप आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, आप एसबीआई को देखिए, आप मारुति को देखिए, आप रिलायंस को देखिए, ये सब यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सारे के सारे अगर आप देखें स्टॉक्स, दिग्गज ब्लू चिप्स जो हैं, वो इस वक्त एफआई सेलिंग का सबसे बड़ा कंटेंडर बने हुए हैं, सबसे बड़ा। मारुति ने आज एक सिंगल सेशन में अगर आप देखें एक ओपनिंग दी थी अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, एंड इन अ सिंगल सेशन इट केम डाउन बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस। और ये मारुति का मेरे ख्याल से 25 जनवरी के बाद का सबसे वर्स्ट क्लोज होगा। नीलेश, आपका टेक मारुति पे? बिल्कुल वीरेंद्र जी, एक वीक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ 6% का ओपन इंटरेस्ट इजाफा कहीं ना कहीं क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट साइड में बिल्डअप कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हालांकि एक अच्छी बात यह है कि निचले स्तर पर मल्टीपल सपोर्ट जोन है। इमीडिएट सपोर्ट है 8360 का, वो शायद इमीडिएट बेसिस पे हमें कुछ सेशंस में टेस्ट होता हुआ नजर आए। और नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जो है वो होगा 8250 का। अगर वो लेवल ब्रीच होते आते हैं तब और बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट और एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस जो स्टॉप लॉस रखना होगा शॉर्ट पोजीशन के लिए वो होगा 8580 का। बताओ, आज मार्केट का सेंटिमेंट इतना तेजी से बदल और बिगड़ गया कि प्रोमोटर्स की खरीदारी के बाद की खबर भी मारुति को संभाल नहीं पाई। और सुबह में वो सिटी की रिपोर्ट आपको बता रहे थे 12,500 के टारगेट वाली, उससे तो उल्टी डायरेक्शन में ये गाड़ी रिवर्स में चलने लगी है वीरू। ये तो टॉप गियर में पहुंची ही नहीं, ये फर्स्ट गियर के आगे सेकंड गियर पहुंचते पहुंचते इसकी हवा टाइट हो गई। तो मारुति बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में, दबाव वाला काउंटर आप देखिए अक्रॉस तो बोर्ड क्या वीकनेस देखने को मिली है। भारतीय जैसे काउंटर्स, इंडसइंड बैंक, रिलायंस जैसे काउंटर्स, एसबीआई, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, ये सभी दिग्गज हैं जिन्होंने आज मिलकर दरअसल मार्केट पर इतना ज्यादा भार डाला है। आई वोंट बी सरप्राइज जब कल सुबह में हम एनालाइज करेंगे मार्केट को तो फिर वह आशीष वही कहेंगे कि फूफा ने बड़ा बिकवाली का आंकड़ा फिर पेश कर दिया। तो सेलिंग गहरी होती हुई और कोई रिस्पाइट नहीं, छुपने की कोई जगह नहीं है आज मार्केट में, ऐसा लग रहा है। चंद स्टॉक्स चले हैं, उसमें 2 तो अदानी ग्रुप कंपनियां थी। एशियन पेंट आखिरकार चला जरूर, टाइटन, टाटा स्टील। मेटल्स में जो बड़ी खबर आई उसका ज्यादा कुछ सपोर्ट मार्केट को मिला नहीं है। जाते जाते क्या ये मेटल्स में ट्रेड कैरी करेंगे तेजी का? गावा साहब, टाटा स्टील, जेएसपीएल पे बात हुई थी या अब स्क्वायर ऑफ कर ले? मुनाफा मिलता है ले लो, मार्केट मुझे वीक नजर आता है। बाउंस मिल सकता है लेकिन एक बार जो मुनाफा मिलता है तो कल एक फ्रेश कॉल लेना चाहिए जो भी हो। तो चलिए, मुनाफा अगर मिल रहा है, आप शॉर्ट का ट्रेड, तेजी वाला ट्रेड स्क्वायर ऑफ करके जाए। जाते जाते 400 पॉइंट के नुकसान पर अब 39,000
को टेस्ट कर ही लिया है निफ्टी ने। निफ्टी बैंक 400 पॉइंट नीचे 39,000 को टेस्ट करता हुआ 16,968 के लेवल्स पर आपका निफ्टी 75 अंकों की गिरावट पर आज जाकर टिक रहा। याद रखिएगा 17,200 था डे हाई, वहां से हम काफी हल्के हुए हैं। निफ्टी आईटी में कमजोरी, करीब 85 अंकों तक का नुकसान देखने को मिला है। इंडेक्स के सिर्फ लेवल्स देख के आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इतनी गिरावट थी, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स देखेंगे तो वहां पर ज्यादा भार देखने को मिल रहा है। कुछ शेयर आपकी स्क्रीन पर आप फटाफट से लेकर आते हैं, आप दिखाइएगा प्लीज। भारती एयरटेल को आज टॉप लूजर्स में शामिल है क्योंकि रिलायंस जियो ने जो पोस्टपेड प्लान्स अनाउंस किए हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। आरपू उनका शायद बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, प्रेशर डालेगा भारती एयरटेल पर जो इनका क्लियरली सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है इस बिजनेस में। अब 1.89% तक का दबाव इसमें बनता दिखाई दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक ये दूसरे दिग्गज थे जिनकी तरफ से हमने देखा है HUL समेत भारी बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। आज कुछ स्टॉक्स रहे हैं तेजी की तरफ, मिसाल और ये मिड कैप आइडियाज थे आपका ऑफकोर्स रामकृष्ण फोर्जिंग्स, KPIT टेक्नोलॉजीज में तेजी देखने को मिली। हाँ, आज पूरा क्रेडिट जाएगा एशियन पेंट की 3% की तेजी को, लेकिन वो बाकी मार्केट के साथ पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाया है जब मार्केट में तेजी देखने को मिली थी, तो ये एक एबरेशन है। आपके लिए लेकर आते हैं ओवरऑल हीट मैप जहां पर आपको साफ दिखेगा कितनी बड़ी मार मार्केट में पड़ती हुई और कहां से दरअसल वो पोजीशंस कटने लगी है। तो भारतीय, इंडसइंड, SBI, रिलायंस, HUL की हमने बात की, HDFC बैंक देखिए, नेस्ले में 1.1% तक का नुकसान, एक्सिस बैंक कमजोर, SBI लाइफ, HDFC लाइफ में जाते जाते बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है। टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में कमजोरी, मारुति कमजोर था, 0.5% का नुकसान, TCS का साथ नहीं, इन्फोसिस का साथ नहीं, HCL टेक का साथ नहीं है, सारे काउंटर्स दबाव में। इनकी बहुत ही माइल्ड पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिक रहा है लेकिन उसका ज्यादा कुछ फायदा मिला नहीं है। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट में 4 से 5% की तेजी हुई है। मेटल्स में आज रौनक थी, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स, JSPL जैसे ट्रेड्स, JSW जैसे ट्रेड्स में तेजी आई क्योंकि चाइना प्रोडक्शन कट की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है और वो दरअसल भारतीय स्टील कंपनियों के लिए पॉजिटिव साबित होगा। यह है आपके लिए आज का क्लोज 16,974 के लेवल्स पर 68 अंकों की गिरावट पर इंडेक्स जाकर टिका है और निफ्टी बैंक जहां पर हमने देखा है 39,022 के लेवल्स, तो 17,000 के नीचे ये क्लोज आया है, वो उस पर आपने ध्यान देना है। और निफ्टी बैंक लगभग 39,000 को टेस्ट करता हुआ। आज बुधवार का दिन है, कल एक्सपायरी और आना बाकी है, लेकिन जो आजकल हम देख रहे हैं ट्रेंड वेंसडे को ही पूरा मार्केट में आ जाता है, तो कल आई वोंट बी सरप्राइज्ड एक शांत सेशन हो, बट यू नेवर नो, ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति बिगड़ी हुई है। चलिए अब सीधा सौदा में किस तरह के ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए, टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं वो आपकी स्क्रीन पर। तेजी वाले ट्रेड्स, GMR एयरपोर्ट 4.5% ऊपर, 5 स्टार इंफ्रा 2% ऊपर, BPCL 1% ऊपर, PVR में 1% तक की तेजी बनी। अब लेकर आइएगा आशीष का परफॉर्मेंस। तो भारतीय एयरटेल मंदी वाला ट्रेड था लेकिन NBCC, PNC इंफ्रा, रेलटेल जैसे काउंटर्स थे जहां पर 1 से 2% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। तो कुछ तेजी वाले ट्रेड्स काम करे हैं लेकिन लार्जली मार्केट में दिग्गजों में जो बिकवाली आई है उसकी वजह से ही हमने देखा है प्रेशर रहा है। तो एक कमजोर क्लोज 17,000 के नीचे के लेवल्स पर मार्केट आज टिकता हुआ। जी हाँ हर्षिता, तो सोमवार को दर्द, मंगलवार को दर्द और बुधवार को भी दर्द। अब देखते हैं गुरुवार को दर्द का होगा निवारण या फिर एक बार फिर से दर्द हावी होगा। कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग कॉल में, हर्षिता मेरी, आशीष और नीरज जी की, और देखेंगे फूफा ने क्या किया। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।